एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2024, ये ना जो 18 का आपको पेपर हुआ था, तो आपको इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। ये पेपर ना उसी दिन का, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे पता चले हैं, तो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है सारे आंसर्स भी हो, मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपको मतलब इसमें और भी क्वेश्चन है जो 3 मार्च को आ सकता है, ठीक है। और जो 18 को ये पेपर हुआ था, आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था पेपर पे कि आपका जो कॉमन सब्जेक्ट होगा तीनों विंग के लिए 240 मार्क का, तो कॉमन सिलेबस तीनों विंग वाले पढ़ेंगे, आर्मी, एयर, नवल, और स्पेशल 110 नंबर का, जो कि आर्मी का अलग, नवल का अलग, एयर का अलग होता है। ऊपर से आपका कॉमन पार्ट 2 10 नंबर का था, पार्ट 3 230 नंबर का, और पार्ट 1 ड्रिल का जो है वो रिटर्न में नहीं इंक्लूड है, मतलब प्रैक्टिकल होगा। और स्पेशल सब्जेक्ट 110 नंबर का, टोटल 350 नंबर का रिटर्न होगा। 3 घंटे का पेपर आपको टाइम मिलता है, और 350 में अगर आप 330 प्लस लाते हैं तो ए ग्रेड, नहीं तो फिर तो रिजल्ट पास होना भी इस बार मुश्किल है, क्योंकि पेपर आपने आउट कर दिया। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आंसर्स आर टू बी रिटन ऑन सीट्स, मतलब जो आपको पेपर देगा उसी पे आंसर देना है, और स्पेशल का अलग से आंसर लिखना है। और ऑल क्वेश्चन शुड बी इन सीक्वेंस, माने क्वेश्चन नंबर वाइज आपको आंसर देना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देकर। तो इसमें ना मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, और 3 मार्च को कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको 17 को बताया था ना, जो 17 को आप शाम वाली वीडियो देखेंगे, जो गेस्ट पेपर था मेरा, 90% उसी में के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में थे। ये जो 18 को हुआ है, तो 90% 17 को जो मैंने शाम में बताया उसी में से क्वेश्चन आंसर थे। तो वीडियो पूरा देखना, और अगर आप अपनी इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे एनसीसी ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट 2 मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ना मैं एक और क्रैश कोर्स अपलोड करूँगा जो इससे भी खास होगा। इसमें तो 18 वाले सारे क्वेश्चन आंसर होंगे ही, क्योंकि 3 मार्च को तो ये पेपर होगा नहीं, उस दिन तो दूसरा पेपर होगा ना। तो 3 मार्च को जो पेपर होगा, तो मैं फिर पार्ट 2 में उसका मोस्ट वीडियो नहीं बताऊँगा। तो आप लोग अपने अपने सारे फ्रेंड्स को अपने एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे, और सबको बोल देंगे कि अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। बाकी जो पहला क्रैश कोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, और शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करेंगे, क्योंकि इसका ना रिवीजन करना जरूरी है। चलो भैया, अब इसका पीडीएफ भी कुछ लोग, क्योंकि बुक में तो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं ये सब, और अपना बुक है नहीं, तो बेस्ट पीडीएफ अवेलेबल करा दिया हूँ। पेड कोर्स पीडीएफ है जो आप व्हाट्सएप पर आपको अवेलेबल कराया जाता है। उसका प्राइस पहले 250 था, अभी टाइम तो है नहीं एग्जाम में, तो उसका प्राइस ना मिनिमम 150 कर दिया गया। तो जिन लोगों को पेड कोर्स पीडीएफ परचेज करना होगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी, जिसमें आपको चाहिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेंगे अपना नेम, बटालियन नेम, और बी का चाहिए तो बी का, सी का चाहिए तो सी का लिख के मैसेज कर लेंगे, लैंग्वेज भी हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। 150 रुपीज़ कर दिया सबसे मिनिमम प्राइस। तो पार्ट 1 आपका वेपन ट्रेनिंग 10 नंबर का, ये पेपर 18 वाला है, ये वेपन ट्रेनिंग जो अभी मैं बता रहा हूँ, हथियार प्रशिक्षण, इस तरह से आपका लिखा हुआ होगा। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का, 5.56 इंसास राइफल की कारगर पहुंच कितनी है, 400 मीटर। मैं सारे क्वेश्चन आंसर के साथ बताऊंगा, ठीक है, पूरी वीडियो देखना, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी। इंसास राइफल का कुत्तर कितना mm है, 5.56 mm। .22 राइफल की कारगर रेंज कितने गज है, 25 गज। MPI का अर्थ क्या है, तो मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होता है MPI का फुल फॉर्म, स्पेलिंग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका था वेपन ट्रेनिंग में ट्रू फॉल्स, जो कि 5 नंबर का पूछा था, इससे 10 नंबर की क्वेश्चन है, पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है वेपन ट्रेनिंग। ए, जब फायरिंग चल रही है तो फायरिंग पॉइंट पर लाल झंडा लहराया जाता है, ये सही है। और जिन जिन लोगों के पास, मतलब वो आउट वाला पेपर जिनके पास होगा, आप लोग कमेंट कर देंगे कि क्या ये सारे क्वेश्चन उस पेपर में है कि नहीं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है, वीडियो पूरा देखना। .22 राइफल की लंबाई 45.5 इंच होती है, ये फॉल्स है। सी, .22 राइफल के बैरल में 6 खांचे होते हैं, ये ट्रू है, सही है। एक चार्जर में 5 कारतूस भरे जाते हैं, कारतूस मतलब राउंड, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, जीरोइंग से ग्रुपिंग फायर में कोई मदद नहीं मिलती, तो ये फॉल्स है, यानी गलत है। जीरोइंग से भी मदद मिलती है, जीरोइंग मतलब हथियार की कमी को दूर करना, तो ये फॉल्स होगा। ये थे वेपन ट्रेनिंग के। अब वेपन ट्रेनिंग के 18 वाले हो गए सारे, ठीक है, पार्ट वाइज सारे बताऊंगा, टॉपिक वाइज। अब ये जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये सब, ये सारे हैं जो कि 3 मार्च को इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट, 5.56 mm इंसास राइफल की, ये तो हो चुका 400 मीटर प्रभावी रेंज।
ट्रिगर में अलग प्रकार के कितने दबाव हैं? 2 दबाव। बाइपॉड पर 7.62 mm LMG की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 1000 गज। MPI का मतलब हो चुका है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ग्रुपिंग के लिए किस टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर आपसे एग्जाम में 30% ही पूछा था, इसलिए मैंने लॉन्ग आंसर भी गेस पेपर बता दिए। राइफल को, ये MCQ है, MCQ 40% भैया पूछ रहा है। C सर्टिफिकेट वाले 7 बजे और 8 बजे क्लास रेगुलर करना, MCQ टेस्ट भी देना। और जो PDF जो लोग आप परचेज कर रहे हैं, मैं आपको MCQ भी देता हूँ सारे, क्योंकि 40% क्वेश्चन MCQ के थे 18 को। राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब चेंबर में गोली रहता है, ऑप्शन ए होगा। HAT का मतलब क्या होता है? होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, ऑप्शन ए होगा। 0.22 इंच डिलक्स राइफल किस देश की बनी है? यूगोस्लाविया का, ए होगा। 7.62 mm ASLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 20 राउंड, ए होगा। 7.62 mm ASLR की बैनट सहित लंबाई कितनी है? 1397 mm यानी मिलीमीटर, ए होगा। 5.56 mm इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन क्या है? तो 90 ग्राम, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5.56 mm इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन क्या है? 4.1 kg, ए होगा। 7.62 mm LMG का वजन क्या है? तो 9.2 kg, ऑप्शन ए। रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? तो लाल रंग के, बी होगा। अब ट्रू फॉल्स, 0.22 इंच राइफल डिलक्स की मैगजीन क्षमता 10 राउंड है, ये फॉल्स है, गलत है। राइफल हाफ कोक होने पर फायर करता है, ये भी फॉल्स है, गलत होगा। थर्ड, राइफल को खोलने से पहले उसका सेफ चेक किया जाना आवश्यक है, सही होगा। फायरिंग के दौरान अनुशासन तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है, यह भी सही है। टारगेट के मध्य को MPI कहते हैं, यह भी ट्रू है। एक सेकेंड, टारगेट के मध्य को MPI कहते हैं, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, तो ये सही नहीं होगा, ये फॉल्स है, ठीक है, मिस्टेक हो गया। टारगेट का जो सेंटर होता है ना, उसको बोलते हैं POA, ध्यान रखेंगे आप डेफिनेशन में, ये प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। पॉइंट ऑफ एम टारगेट के सेंटर को, और MPI कहते हैं टारगेट पर 5 राउंड जो फायर करते हैं उसका जो ये सेंटर होता है, उसको बोलते हैं MPI, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट, 5.56 mm इंसास राइफल से 3 राउंड का कंट्रोल ब्रस्ट कर सकते हैं, ये सही है। अब आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फायरिंग पोजीशन के प्रकार लिखो। 4 पोजीशन, लेट कर, घुटने के बल, खड़े होकर, बैठ कर। और ये सारे ना बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब आपसे ना एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। और 18 को जो पेपर हुआ था उसमें 8-10 काफ़ी नए क्वेश्चन है जो कि 50-60 नंबर गेन करते हैं, तो पूरी वीडियो देखना। 0.22 इंच राइफल को किस प्रकार खोला जोड़ा जाता है? पहले बॉयनेट, फिर स्लिंग, फिर बोल्ट, फिर कैश कलेक्टर। अब यही पूछेगा किस प्रकार खोलते हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, खोलने का क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। फायरिंग पार्टी का नाम बताएं। 3 पार्टी जो होती है फायरिंग की, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल, हेल्पिंग डिटेल। 15, 0.22 राइफल की साफ सफाई में किस किस सामान का इस्तेमाल किया जाता है? नाम लिखो। 5 नंबर का है, आप कोई 5 ही लिखेंगे, मैंने आपको 10 बताया है ताकि आप इजी वे में याद कर लेंगे। लिखना 5 ही है, 5 नंबर का है। पुल थ्रू, वायर गॉज, तेल, दरी, चेम्बर ब्रश, बॉडी ब्रश, रॉड, चिंदी तेल लगाने के लिए, चिंदी सफाई के लिए, हॉट वाटर, और एक कौन सा छूट गया? और एक कोई छूट रहा है, ठीक है, उसको देख लेंगे फिर। नेक्स्ट, 0.22 राइफल की विशेषताएं लिखो। 5 नंबर का, तो कोई 5 ही लिखेंगे। कैलिबर 0.22 इंच होता है, वजन 6.21 होता है, लंबाई 43 इंच या 110 सेंटीमीटर, कारगर रेंज 25 गज, नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड प्रति मिनट, रैपिड रेट ऑफ फायर 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, मज्जल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकंड। कोई 5 लिख देंगे। 7.62 mm LMG कितने भागों में खुलती है? नाम लिखो। 5 नंबर का पूरा लिखेंगे। 5 भागों में खुलती है, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बाइपॉड ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप। पूरा प्रैक्टिकल में पूछ देगा। नेक्स्ट, संक्षिप्त में बयान करें शॉर्ट नोट्स। 6 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का। साइट अलाइनमेंट किसे कहते हैं? फायरर की आंख, अपर्चर होल के बीचों बीच 4 साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को साइट अलाइनमेंट। साइट पिक्चर, दुरुस्त अलाइनमेंट की गई साइट को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाने की कार्रवाई को साइट पिक्चर कहते हैं। नेक्स्ट 19,
राइफल सफाई के तरीके बताओ, 5 नंबर का। तरीका मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना, समझ के याद कीजिएगा, रट्टा मारिएगा भूल जाइएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे साफ करते हैं। तो सबसे पहले मैगजीन निकालें और 2 बार राइफल को कॉक करें। राइफल को तरतीबवार ढंग से खोलें, पार्ट्स अलग अलग रखें। पुल थ्रू में चिंदी लगाकर खींचें। इसके बाद गर्म पानी डालकर धोएं। फिर से पुल थ्रू में चिंदी लगाकर खींचें। चेंबर को चेंबर ब्रश से साफ करें। ये कोई 5 लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, राष्ट्रीय संगठन यानी नेशनल इंटीग्रेशन 10 नंबर का। ये आपका 18 वाला है। जैसे जैसे टॉपिक आएगा ना तो स्टार्टिंग में ही मैं 18 वाला सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक इसी में है, इसी वीडियो में। अच्छे से देखना पूरी वीडियो, शेयर जरूर करना, नहीं तो फिर पार्ट 2 नहीं लाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 18 वाला 3 नंबर है। राष्ट्रीय एकता में एनसीसी का क्या योगदान होता है, 4 नंबर का। तो कोई ना आप 4 पॉइंट ही लिखना, मैंने बहुत बता दिए हैं ताकि कोई भी आप इजी वे में याद कर लो। आदर्श नागरिकता की भावना, राष्ट्रभाषा को महत्व, राष्ट्रीय त्यौहार का ज्ञान, सामाजिक समानता, शिक्षा का प्रसार, सचेत रहते हुए सजगता का वातावरण तैयार करना, नैतिक गुणों का विकास करना, सभी नागरिकों से एक समान बर्ताव करके, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करके, राष्ट्रभाषा को महत्व। और भी होंगे, ठीक है। 10 पॉइंट मैंने बता दिए, आपको लिखना 4 ही है, कोई 6-7 पॉइंट याद कर लेंगे। नेक्स्ट 4, ये 18 वाले जितने ये पिंक पिंक में किया हूं ना, ये सब 18 का है, ठीक है। बाकी गेस पेपर है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं और यह अपने देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, 6 नंबर का। तो भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों और संस्कृतियों का समूह है। पॉइंट सिस्टम में लिखना, जितनी भाषाएं, रीति रिवाज, धर्म तथा जातियां भारत में मिलेंगी उतनी संसार के किसी भी देश में नहीं। थर्ड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि हमारे देश में निवास करते हैं। फोर्थ, इतनी विविधता के बावजूद भी हमारा देश एक राष्ट्र, एक शक्ति है। यहाँ के निवासी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित है। यह आंसर हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, यह अपने देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय एकता अपने देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब इसमें से कोई 3 पॉइंट लिख देंगे कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाना, शांति और सौहार्द बनाना, राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए, गरीबी और अक्षमता को हटाने के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए। कोई 3 पॉइंट इसमें से, कोई 3 पॉइंट इसमें से, 6 में 6 मिल गया। तो आंसर परफेक्ट लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें है आर्थिक और औद्योगिक विकास, विदेशी संबंध और दुनिया के देशों के बीच बेहतर स्थिति, एक राष्ट्र के रूप में गरिमा और स्वाभिमान, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान, देश की इज्जत और आत्मसम्मान बढ़ाना, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना तथा आयात और निर्यात को बढ़ावा देना। तो 18 को जो है ना, ये 2 ही क्वेश्चन थे, ये 2 ही क्वेश्चन थे नेशनल इंटीग्रेशन से, ओनली 2। जिनके पास पेपर होगा आप लोग कमेंट जरूर करना कि हाँ ये वही वाले हैं। अब आपके शुरू होते हैं गेस पेपर, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। मोस्ट पीवीआई सारे देखना, याद करना। फिल इन द ब्लैंक्स। ईबीएसबी का फुल फॉर्म, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है, भारत रत्न। सार्क का विस्तृत नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है, जबकि टका किस देश की मुद्रा है। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, टका बांग्लादेश की मुद्रा। नेक्स्ट, भारत के पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। थल सेना प्रमुख का नाम क्या है, जो अभी प्रेजेंट में 24 में है, जनरल मनोज पांडे। एनसीसी के महानिदेशक कौन है, यानी डीजी ऑफ एनसीसी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट, भारत का संविधान कितने जनवरी कितने में प्रभाव में आया, 26 जनवरी 1950 में। ये एमसीक्यू है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को, ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए होगा। आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, बी होगा। नेक्स्ट, एवरेस्ट की चोटी किस देश में है, नेपाल में है, बी होगा। राष्ट्रीय ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है, शक्ति और साहस का, सी होगा। ईयू का फुल फॉर्म लिखें, यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन डी। स्पेलिंग याद कीजिएगा। पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1947 में, बी होगा।
नेक्स्ट 28, एनसीसी कैंप का नाम बताइए। सीएटीसीबी कैंप है, पीटीसीबी कैंप है, आईडीसीबी कैंप है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 29, राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका क्या है। ये क्वेश्चन 200% पूछा जाना चाहिए, लेकिन इस बार नहीं पूछा, कंफर्म पूछना चाहिए ये क्वेश्चन, मोस्ट बीबीआई है। तो राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना, भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हतोत्साहित करना, अनुशासन बनाए रखना, सामाजिक सेवा में मदद, अपने कर्तव्यों का निर्वाह, सचेत रहते हुए सजगता का वातावरण तैयार करना, नैतिक गुणों का विकास करना, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों से एक समान बर्ताव करके, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करके, प्रौढ़ शिक्षा में योगदान करके, आपदा प्रबंधन और घटना के समय राहत कार्य करके, राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देना, जलवायु संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान। मैंने 21 पॉइंट बता दिए, लिखने हैं 5, और ये ना आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, ना कोई आपको पढ़ाएगा, ना किसी बुक में मिलेगा। तो जिनको पेड कोर्स पीडीएफ लेना होगा मैंने बता दिया है, 150 रुपीज़ मिनिमम प्राइस कर दिया गया है, अल्फा कंफर्म आ जाएगा। उसके बाद और है रक्तदान शिविरों का उद्देश्य तत्काल आवश्यकता वाले लोगों की सहायता के लिए रक्त एकत्र करना, दहेज के खिलाफ विभिन्न रैलियों के रूप में प्रचार करना, और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रतिज्ञा। तो कोई 5 लिख देंगे। नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माण के लिए भारत को क्या समस्याएं आ रही है। अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, पैसे की कमी, खनिज पदार्थों की कमी, वैज्ञानिक पिछड़ापन, इकोनॉमिक पिछड़ापन, अशिक्षा, कृषि पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, क्षेत्रीयता की भावना, भाषावाद, जातिवाद, राजनीतिक दल, विदेशी तत्व, आर्थिक असमानता, सांप्रदायिकता, सामाजिक विषमता। मैंने 15-15, 20-20 पॉइंट क्यों बताया 5 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें से आपको जो इजी लगे, जो आसान लगे, कोई 6-7 पॉइंट याद कर लो, ताकि आपको फुल मार्क्स आए और ए ग्रेड बने। ऐसे नहीं बनता, और तेजस के बंदों का ना ए ग्रेड ही आता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आदर्श नागरिकता की भावना, राष्ट्रभाषा को महत्व, राष्ट्रीय त्यौहार का ज्ञान, सामाजिक समानता, व्यापार, शिक्षा का प्रसार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक एकीकरण, राष्ट्रभाषा को महत्व, राजनीतिक एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता का प्रचार, मानसिक एकता, जातीय एकता, भौगोलिक एकता। कोई 5 लिख देंगे, 5 नंबर का है। 31, एनसीसी में विभिन्न तरह के कैडेट्स से संबंधित कौन कौन से कैंप लगाए जाते हैं। 5 नंबर का, कोई 5 लिख देंगे। सीएटीसी, एटीसी, बीएलसी, एएलसी, आर्मी अटैचमेंट, ईबीएसबी, पीटीसी, आईडीसी, आरडीसी, आईएमए। कोई भी 5 लिख देंगे, ठीक है। 32, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त रंग लिखें और उनके महत्व का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावना को दिखाता है। सेकंड, सफेद रंग यह शांति और सत्य का प्रतीक है, राष्ट्र की शांति, शुद्धता और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। थर्ड, हरा रंग यह विकास और उर्वरता का प्रतीक है, यह विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति को इंगित करता है। परफेक्ट आंसर होगा, 6 में 6 मिलेगा। केवल रंग लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा। 33, भारत के मुख्य 5 धर्मों के नाम लिखे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। कोई 5 लिख देंगे। ये सारे ना पूछे जाने चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 70 नंबर का पूछा। केवल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, लीडरशिप अलग है, व्यक्तित्व विकास। ये येलो कलर में 18 वाला पेपर आ गया जो इसमें पूछा था। फर्स्ट 5 नंबर, शारीरिक भाषा को परिभाषित करें। इसमें 2 क्वेश्चन है। शरीर के उस अंग का नाम बताएं जो शारीरिक भाषा में शामिल है। तो पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का है। पहले शारीरिक भाषा को डिफाइन करना है। तो शारीरिक भाषा अमौखिक संचार का एक रूप है जिसे शरीर की मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, इशारों और आंखों की गति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मनुष्य अनजाने में ही इस तरह के संकेत भेजता है और समझता है। शारीरिक भाषा में शामिल अंग माने बॉडी पार्ट्स, चेहरा, आंख, हाथ। कोई 2 भी लिख देंगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 व्यक्तियों के बीच संरक्षण अथवा संप्रेषण के क्या लाभ है। इसका आप इंग्लिश में देखोगे ना तो क्वेश्चन इजी वे में समझ जाओगे। आत्म जागरूकता बढ़ता है, निर्णय लेने की कौशल में सुधार होता है। 6 नंबर का, हिंदी में देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट है। तनाव और चिंता को कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, संचार कौशल बढ़ता है, सुनने और समझने की क्षमता बढ़ती है,
संबंध अच्छा बनाना सीखते हैं, दूसरों को प्रभावित करना सीखते हैं। ये ना न्यू क्वेश्चन था, पहले कभी नहीं पूछा था आज तक, अच्छे से याद करना। 7, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले कारक लिखे 6 नंबर का, माने 6 पॉइंट लिखना है। मैंने बताया आपको 10 पॉइंट। पर्सनालिटी पर कौन कौन इफेक्ट डालते हैं? फैक्टर, कौशल, वंशानुक्रम, जैविक कारक, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, विशिष्ट रुचियाँ, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, विद्यालय। कोई 6 लिख देंगे, याद है 10 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक नागरिक, अच्छे नागरिक के कोई 6 गुण लिखो, 6 नंबर का। रिश्तों में ईमानदार होते हैं, एक होने पर दूसरे की तारीफ करते हैं, अपने माता पिता को नियमित रूप से बुलाते हैं, विनम्र होते हैं, सभी के प्रति दयालु होते हैं, अपने सम्मान के प्रति उदार होते हैं, अपने शिष्टाचार को याद रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अतिरिक्त प्रयास करते हैं, प्रियजनों के प्रति दयालु होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हर स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं, आसानी से किसी को भी दोस्त बना लेते हैं, किसी भी चीज़ों को हल्के में नहीं लेते और बदलते नहीं हैं, मैंने रंग रूप बदलने वाला नहीं, धोखा वाला आदमी नहीं होते। तो कोई भी इसमें से 6 लिख देंगे। 6 भी पूछा है, मैंने आपको 15 बता दिए। ये सब गूगल पे भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, टिप्पणी लिखें। अब ये ना भैया 4-4 नंबर का 8 क्वेश्चन है, यानी 32 नंबर का है, और आप लोग पढ़ते नहीं है बिल्कुल। ये 32 नंबर लॉस चला जाएगा, फेल हो जाएंगे ऐसे ही। इन सब की वजह से पेपर टफ हो जाता है। साहस को डिफाइन करना, खतरे, भय या कठिनाई का सामना करने की मानसिक या नैतिक शक्ति को साहस कहते हैं। जितने पीला कलर से किया हूं ना, सारे 18 वाले पेपर है, अच्छे से याद करना, बाकी क्वेश्चन भी। दृष्टिकोण, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, चीज या घटना के प्रति भावनाओं, विश्वासों और व्यवहारों का एक समूह दृष्टिकोण कहलाता है। पहल करना, दूसरों से पहले कुछ करने की शक्ति या अवसर को पहल करना कहते हैं। चौकन्नापन, किसी विशेष स्थिति को देखने, समझने और कार्य करने के लिए तैयार होने की अवस्था। उत्साह, ऐसा जो किसी काम या वस्तु के प्रति रुचि की भावना पैदा करता हो, उत्साह कहलाता है। सत्यनिष्ठा, ईमानदार होने और मजबूत नैतिक सिद्धांतों का गुण जिसे आप बदलने से इनकार करते हैं, सत्यनिष्ठा कहलाता है। रचनात्मक सोच, अद्वितीय मौलिक समाधानों के साथ सोचने की क्षमता को रचनात्मक सोच कहते हैं। अनुशासन, सही प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश का पालन करने के लिए इसे आदत से हासिल किया जा सकता है। अनुशासन भीतर से आना चाहिए, ना कि सजा के डर से। तो पूरा याद करना, 32 नंबर का है भैया, 8 गो है। नेक्स्ट 10, किन्हीं 6 तनाव मैनेजमेंट के तरीके, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट, 6 नंबर का। कोई 6 लिख देंगे। अपने समय का सदुपयोग करें, समय की दैनिकी रखें, लंबी अवधि के लक्ष्यों की पहचान करें, दैनिक व साप्ताहिक योजनाएं बनाएं, अपने कार्यों को व्यवस्थित करें, प्रभावी ढंग से कार्य करें व करवाएं, समय की प्रतिबद्धता का ध्यान रखें, अपनी मीटिंग आदि का प्रबंधन करें, उत्तम फलदायक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जिससे बीमारी आदि के कारण आपका समय नष्ट ना हो। कोई 6 पॉइंट लिख देंगे, परफेक्ट फुल मार्क मिलेगा। 11, किसी भी 6 प्रकार के शिष्टाचारों की सूची लिखे, 6 नंबर का। शिष्टाचार के प्रकार टोटल 8 होता है। सामाजिक शिष्टाचार, बाथरूम शिष्टाचार, कॉर्पोरेट शिष्टाचार, विवाह शिष्टाचार, शिष्टाचार से मिलना, टेलीफोन शिष्टाचार, खाने का शिष्टाचार, व्यापार शिष्टाचार। कोई भी 6 लिख देंगे, याद 8 रखना। 12, मोटिवेशन का वर्णन कीजिए। मोटिवेशन का प्रकार लिखो। इसमें 2 क्वेश्चन है, नंबर 1 नंबर 2, 4 नंबर का। 2 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर इस पे मिलेगा। तो लिखेंगे कैसे भैया कि मोटिवेशन यानी प्रेरणा व्यक्ति का वो अंतर शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है। व्यवहार से ही प्रेरणा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरणा, अर्जित प्रेरणा। पूरा लिखेंगे तब मिलेगा 4 नंबर। अब आ गए ये सारे गेस पेपर है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? 5 नंबर का है। तो 3 प्रकार का, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर। एक अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं? 10 नंबर का, तो 10 पॉइंट। आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, उत्साह, सत्यवादी, सत्यनिष्ठा, निर्णय लेने वाला, पहल करने वाला। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल क्षमता। सामाजिक शिष्टाचार, खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है, तो समाज में। हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है? डर को।
दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है? आपसी संघर्ष यानी इंटरनेसी। इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट। छवि एक मनुष्य की किस अवस्था को दर्शाती है? फिजिकल यानी शारीरिक अवस्था को। डेमोक्रेटिक शैली किसका एक प्रकार है? नेतृत्व का। मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पूरी वीडियो देखना, ये सारे जितने क्वेश्चन है ना मोस्ट वीवीआई, और इसमें से ऑलमोस्ट 3 मार्च को भैया आ सकता है, रेडी रहना। और 18 वाला भी पूरा पढ़ लेना। नेता में किस चीज की भावना होनी चाहिए? टीम की भावना। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। दो व्यक्तियों के बीच का शारीरिक आकर्षण उनके आवेग को दर्शाता है, सही है। एक अच्छा नेता पहल करने वाला होना चाहिए, यह भी सही है। पसीने से तर हथेलियां तनाव का एक लक्षण है, यह भी सही है। नेक्स्ट, शारीरिक छवि एक तरीका है जिससे हम अपनी शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं, यह भी सही है। साक्षात्कार के लिए आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए, यह भी सही है। समय से वेलफेयर न मिलना तनाव का एक कारण है, सही है। नेता के अंदर स्वार्थ की भावना होनी चाहिए, गलत है। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, सही है। जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर अब टेरिटोरी हो गया ना। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू आ गया। WTLO का फुल फॉर्म? होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, बी होगा। खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व है, तो कर का भुगतान टैक्स पे करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है, सी होगा। नेक्स्ट, NGO का फुल फॉर्म? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डी में है। 41, CV के लिए एक और नाम क्या है? तो रिज्यूम बोलते हैं, बी होगा। 42, 5 नंबर का है। भारतीय नागरिक को प्राप्त 5 मौलिक अधिकार लिखो। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको 6 पता होना चाहिए, ठीक है। 43, ये सारे ना मोस्ट वीवीआई हैं, 3 मार्च को आ सकते हैं। व्यक्ति के विकास में एनसीसी का क्या योगदान है? 10 नंबर का। तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। एकता और अनुशासन के साथ श्रद्धा से देश की सेवा करना, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। कोई भी 10 नंबर का कोई भी लिख दें। 44, किस तरह से नागरिकता हासिल की जा सकती है? 4 तरीकों का वर्णन करें। जन्म से, वंशानुक्रम या रक्त संबंध से, पंजीकरण के जरिए, राष्ट्रीयता से, भूमि विस्तार के जरिए, आप्रवास से। कोई भी 4 लिख देंगे। 45, व्यक्तित्व विकास का महत्व क्या है भैया? 5 नंबर का। मतलब पर्सनालिटी डेवलप हम लोग क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप में आत्मविश्वास बढ़ाता है, इससे आपको भीड़ में एक अलग पहचान मिलती है। व्यक्तित्व विकास आपको एक मजबूत पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में सहयोग करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके करियर ग्रोथ में सफल बनाता है। यह आपके स्वभाव में विनम्रता लाता है। इससे आपके बोलने की कला यानी स्पीकिंग स्किल्स में एक नया निखार आता है। इसके द्वारा आप अपने बॉडी लैंग्वेज में अपेक्षित सुधार ला सकते हैं। यह आप में सकारात्मक सोच का विकास करता है। व्यक्तित्व विकास आप में आत्मसम्मान की भावना जागृत करता है। इससे आपके मन के डर को खत्म करने में मदद मिलती है। 10 पॉइंट बताया हूँ, कोई 5 लिख देंगे। ये सारे आंसर आपको मिलेंगे नहीं जल्दी। 46, भारत में अनेकता में एकता का ज्ञान के किन्हीं 5 तथ्यों को लिखें। भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता, भाषा की एकता। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा जो ध्यान नहीं देंगे। अनेकता में एकता का ज्ञान मतलब इतनी भिन्नता होने के बाद हमारा देश एक राष्ट्र एक शक्ति, इतनी यूनिटी कैसे है, ये पूछ रहा है। 47, समय प्रबंधन का महत्व क्या है? 5 नंबर का। तो यह उत्पादकता बढ़ाने और संगठित रहने की महत्वपूर्ण कुंजी है। समय प्रबंधन जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक है। यह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। समय प्रबंधन करना बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यह प्रेरणा स्तर को बढ़ाता है। जब आप समय प्रबंधन की तकनीक पर काम करते हैं तो काम की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कुशल समय प्रबंधन आपके तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। कोई भी 5 लिख देंगे, ठीक है। 48, कितना अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको ना कोई बताएगा ना कहीं आपको मिलेगा गूगल पे।
तो अच्छे से याद करेंगे, पीडीएफ में ना सारा कुछ दूंगा, ठीक है। कैडेट्स के मोराल को ऊंचा बनाए रखने के लिए कोई 5 बिंदु लिखो, 10 नंबर का, 5 ही पॉइंट पूछा। विभिन्न नौकरियों में उनके लिए सीटें रिजर्व करना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बोनस अंक निर्धारित करना, मेधावी कैडेट्स को स्कॉलरशिप देना, प्रमोशन और जिम्मेदारी देना, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करना, एनसीसी कैडेट्स के लिए वेलफेयर कार्यक्रम चलाना, कैंप में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, एडवेंचर के लिए भेजना। कोई भी 5 लिख देंगे। 49 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हर साल, बी और सी दोनों में। कैरियर काउंसलिंग से आप क्या समझते हैं, इसके क्या फायदे हैं, 10 नंबर का। कैरियर काउंसलिंग एक ऐसी सर्विस या सेवा है जो किसी व्यक्ति को उसके करियर बनाने में मदद करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने करियर के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, साथ ही उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकता है। इसका लाभ कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के करियर में आगे बढ़ाने की तैयारी के लिए कर सकते हैं। तो करियर काउंसलिंग का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट भी, पब्लिक स्पीकिंग से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर का। जब कोई व्यक्ति किसी गुट या समूह के सामने खड़ा होकर अपनी हर एक बात को सक्षम और सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाने में सफल रहता है तो उसे पब्लिक स्पीकर कहा जाता है, तथा उस व्यक्ति के बोलने की प्रक्रिया को पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। 51 एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य लिखो, 10 नंबर का। मतलब आप एक अच्छा नागरिक हैं तो आपका समाज के प्रति क्या ड्यूटी बनता है। करेक्ट आंसर होगा समाज में रूढ़िवादी को हटाने की कोशिश। इसका आंसर ना कितना भी गूगल पे सर्च मार लो या किसी से पूछ लो, कोई नहीं बताएगा, गूगल भी नहीं। तो समाज में रूढ़िवादी को हटाने की कोशिश, शिक्षित समाज का निर्माण, जातिवाद का विरोध, धर्मवाद का विरोध, क्षेत्रवाद का विरोध, असहाय की सेवा, मितव्ययिता, दहेज प्रथा का विरोध, अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में लोगों को सूचित करना, देशभक्ति के भावना का विकास। पूरा परफेक्ट आंसर 10 में 10 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया लीडरशिप, 20 नंबर का नेतृत्व। ये आपका 18 वाला है, ठीक है, येलो में है। मनोबल से आप क्या समझते हैं, तो मनोबल एक नैतिक गुण है जो किसी व्यक्ति के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होती है, जिसे उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करके उत्पन्न किया जाता है। 2 ही नंबर का था। 14 6 नंबर का है, प्रशासन के सिद्धांत लिखो। न्यू क्वेश्चन, बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ना कोई पढ़ाएगा, गूगल पे भी जल्दी नहीं मिलेगा। तो प्रशासन के सिद्धांत, कार्य पूरा करने के लिए योजना बनाना, निर्णय लेना, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्माण करना, संगठनों का निर्माण, कर्मचारियों को निर्देश देना, जनता का समर्थन पाने के लिए सार्वजनिक संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना। 6 का 6 पॉइंट लिख देंगे पूरा। 15 अब ये देखिए 6 नंबर का पूछ दिया, आप लोग ये लिख नहीं पाएंगे। अच्छे नेतृत्व के कोई 2 उदाहरण दीजिए, मतलब कोई 2 ऐसे व्यक्ति का बताएं जो अच्छे नेता थे, उनमें अच्छी नेतृत्व क्वालिटी है। तो महेंद्र सिंह धोनी, इनमें नेतृत्व के गुण है धैर्य, प्रतिबद्धता, निर्णायक, लक्ष्य को बनाए रखना, प्रेरणा, फिजिकल फिटनेस। सेकंड मैंने स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दिया है। नेतृत्व गुण ज्ञान, जिज्ञासु, पहल, सहानुभूति, वक्तृत्व। कोई लिख देंगे। 16 ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, आप में कौन कौन से नेतृत्व के गुण हैं, किन्हीं 6 का उल्लेख करें। अब आपको बहुत लोग ऐसे कैडेट हो उनको खुद समझ नहीं आएगा उनमें नेता के कौन कौन से गुण है भैया, तो आप यही आंसर लिख देना, ठीक। सब में ये होना चाहिए, आत्मविश्वास, साहस, सहन शक्ति, पहल, धैर्य, दयालुता, निर्णायकता, उत्साह। कोई इसमें से 6 पॉइंट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके गेस पेपर है लीडरशिप के, सॉरी लीडर के। नेतृत्व के मुख्य उपयोग तो आत्मविश्वास जगाना भी है, हौसला बढ़ाना भी है, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना भी है, तो डी होगा इनमें सभी। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, सी होगा। 54 एक अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, उत्साह, सत्यवादी, सत्यनिष्ठा, निर्णय लेने वाला, पहल। कोई भी 10 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 55 नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, 5 नंबर का, तो 3 प्रकार का, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, 22 नंबर का पूछा था, ये 18 वाला है, येलो कलर में, आपदा प्रबंधन। 17 18 वाला हमने 16 क्वेश्चन इसके पहले कर लिए, 17 नंबर है, ठीक है, पूरा बताऊंगा टोटल। आग बुझाने के लिए कौन कौन से उपकरण हैं, 4 नंबर का, कोई 4 लिख देंगे, मैंने 75 बता दिए।
पानी, CO2, कुल्हाड़ी, बेलचा, फायर विटर, बाल्टी, रेत, फायर हुक, सोडा अम्ल का उपकरण, फायरिंग एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, फायर ब्लैंकेट, डेल्यू गन, चेक वैल्यू, पोर्टेबल वाटर टैंक, स्कीड यूनिट, फॉग नजल, हार्ड सक्शन, कोई भी 5, ठीक है, सॉरी 4 है, 4। 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं के रख रखाव में एनसीसी कैडेट कैसे नागरिक प्रशासन की सहायता कर सकते हैं? 6 नंबर का। तो एक टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटरों के रूप में, अस्पताल में नर्सों के रूप में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना और संचालन में सहायता करना, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में नागरिक सुरक्षा वार्डन की सहायता करना, लोगों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करके पड़ोस में अभियान चलाना, लोगों के मनोबल को बहाल करने के लिए गपशप और अफवाहों का प्रतिकार करें, फंसे हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें बचाना, नष्ट हुए ढांचों और संपत्ति को बचाना, राहत सामग्री का वितरण। 6 नंबर का है। मैंने आपको कितने पॉइंट्स बता रखे हैं? 9 पॉइंट्स, ठीक है, तो कोई भी लिख देंगे इसमें से, 9 है। 19 किन्हीं 4 प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक आपदाओं के नाम। अब आप लोग सोचेंगे अप्राकृतिक क्या है, तो पहले क्वेश्चन समझना है। ये प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित को ही अप्राकृतिक बोल रहा है, ठीक है। 6 नंबर का है, तो 3 एग्जाम्पल इसका, सॉरी 4 देना है और 4 एग्जाम्पल इसका। तो प्राकृतिक आपदा में होगा बाढ़, भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर, सूखा, ये सब। मानव निर्मित यानी अप्राकृतिक यहाँ लिखेंगे, मानव निर्मित नहीं। अप्राकृतिक आपदा, दुर्घटनाएं, आग, जंगल की आग, आतंकवादी गतिविधियां, एक्सीडेंट, भ्रष्टाचार, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट 20 आपदा प्रबंधन के दौरान राहत शिविर की स्थापना के लिए साइट चयन के लिए मानदंड क्या हो? 6 नंबर का। अब ये पूछ दिया नया क्वेश्चन, आज के पहले कभी नहीं पूछा जिंदगी में। माने जो डिजास्टर कहीं पे आता है तो किस तरह का जगह का चुनाव करेंगे पीड़ितों को रखने के लिए? तो स्थान प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो, ऊंचा स्थान हो, स्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, जहाँ पर एम्बुलेंस गाड़ियों का आवागमन आसानी से हो सके, स्थान जहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक हो, स्थान खुला क्षेत्र हो, ये लिखेंगे, ठीक है। 20 6 का 6 पूरा लिखना। नेक्स्ट गेस पेपर, फिल इन द ब्लैंक्स। भूकंप किस में मापते हैं? रिक्टर स्केल में। आपदाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अमेट्यो रेडियो को कौन सा रेडियो भी कहते हैं? HAM। वॉकी टॉकी का प्रयोग कितना से कितना किलोमीटर दूरी तक के संचार में करते हैं? 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। आपदा प्रबंधन में कितनी बातें मुख्य हैं? 3 बातें। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, सही और गलत। सुनामी समुद्र के किनारे आते हैं, सही है। आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी सही है। 58 MCQ क्वेश्चन आंसर आ गया। पूरी वीडियो देखना, ठीक है, पूरी, और शेयर जरूर कर देना। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 नहीं लाऊंगा, जो 3 मार्च को, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। गेस पेपर नहीं दूंगा, जैसे 17 को दिया था ना, 90% 18 को आए थे। कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, सी होगा। NEC का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन ए होगा। टी का अर्थ क्या होता है? रास्ता समाप्त, बी होगा। NDMA का फुल फॉर्म लिखें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी होगा। 62 आपदा से आप क्या समझते हैं? 5 नंबर का। तो आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है। यह होगा डिजास्टर का डेफिनेशन। 63 डिजास्टर मैनेजमेंट व राष्ट्रीय आपदा में NCC कैडेट के योगदान के बारे में लिखो, 5 नंबर का। देखो मैंने 15 पॉइंट बताया, 5 ही लिखना। पूर्व चेतावनी, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था, पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, प्राथमिक उपचार देना, मनोबल बढ़ाना, सुरक्षा तथा गश्ती देना, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, दवा वितरण, पानी की व्यवस्था करना, कपड़ा आदि की व्यवस्था करना, भोजन सामग्री वितरण, सांस्कृतिक तथा मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना, खोज और बचाव, बचाए गए लोगों की निकासी और यातायात का प्रबंधन करना। कोई 5 लिख देंगे, 5 ही पूछा, ठीक है। 64 प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख प्रभाव क्या है? 8 नंबर का। मतलब बैड इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जल क्षति, सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्षति, बिजली की समस्या, पर्यावरण की समस्या, मानवीय मुद्दे, बुनियादी ढांचे की समस्या, सड़क की समस्या और क्या, भोजन की समस्या। 65
कोरोना वायरस से बचने के तरीके क्या है 5 नंबर का। तो बाजार से आने के बाद स्नान करें, दूसरों से सामाजिक दूरी रखें, अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें, खांसी या छींक आने पर अपने हाथ या रुमाल का इस्तेमाल करें, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाएं, कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साफ करें, दिन में 2 बार नहाएं, गुनगुने पानी पीने का इस्तेमाल करें, हल्दी वाला दूध पिए, मास्क का इस्तेमाल करें। तो क्वेश्चन 5 ही नंबर का है, मैंने आपको 10 बता दिए, कोई 5 लिख देंगे। अच्छे से याद करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया 18 वाला, सोशल अवेयरनेस, जिसको सोशल सर्विस भी बोलता है, SSCD शॉर्ट में, यही टॉपिक है। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 36 नंबर का, पहले ये 15 नंबर का पूछता, अभी 36 कर दिया, मैंने टफ हो गया। सामाजिक चेतना तथा विकास, क्वेश्चन नंबर 21। HIV और एड्स क्या है, ऐसे किसी भी 4 तरीके का उल्लेख करें जिनके द्वारा HIV संचारित नहीं होता, माने बचने का तरीका, कोई 4। तो HIV यानी एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणु से होती है। HIV वायरस जिसे कि एड्स होता है। HIV रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। अब भैया इसके 4 तरीके पूछा जिनके द्वारा बचा सकते हैं। तो सुरक्षित यौन संबंध निरोध का प्रयोग करें, रक्त लेने से पहले उस रक्त की जांच कराएं, हमेशा नई सिरिंज का इस्तेमाल करें, दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। HIV के बारे में अच्छी जानकारी होने से कोई भी 3 इसमें से लिख देंगे। नेक्स्ट 22, नशाखोरी के दुष्परिणाम लिखिए, माने इसका बैड इफेक्ट ड्रग्स लेने से। प्रभावित तंत्रिका तंत्र, रक्तचाप में वृद्धि, स्वास्थ्य पर समग्र नकारात्मक प्रभाव, अवसाद का कारण बनता है, शरीर की कमजोरी, हृदय गति में वृद्धि, मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित करता है, कानूनी कार्रवाई का कारण बनता है, कोई 6 लिख देंगे। 23, भारत के ग्रामीण क्षेत्र विकास और उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 4 कार्य योजनाओं के नाम लिखे। मनरेगा, ग्रामीण सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, सफाई अभियान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कोई भी 4 लिख देंगे। 24, रक्तदान के क्या लाभ हैं, ये सारे 18 वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, देख लो कितने आंसर बताया हूँ। शरीर में रक्त का संचार होता है, आराम से किसी की जान बचता है, रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, इससे मोटापा कंट्रोल में रहता है, रक्तदान एक महादान है, इससे शरीर में नई एनर्जी आती है, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, ब्लड बैंक से किसी भी वर्ग का रक्त आसानी से मिल जाएगा, इससे कैंसर होने का खतरा कम होता है, रक्तदान से शरीर में आयरन की मात्रा बैलेंस रहती है, रक्तदान से वजन नियंत्रित रहता है, नहीं वजन कंट्रोल में रहता है, दिल की सेहत में सुधार होता है, रक्तदान के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक रक्तदान का कोई भी तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जाता है। तो कोई भी 5 लिख देंगे, ठीक है, 6 का पूछे 6। 25, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताओ। नंबर 1, परिवार नियोजन तथा जनसंख्या समाधान के उपाय बताइए। तो जन्म वृद्धि के कारण, जन्म दर में लगातार वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, बाल विवाह, अंधविश्वास, अशिक्षा एवं अज्ञानता, गरीबी, जीवन प्रत्याशा के कारण, कड़े कानून न बनाना, प्रवास के कारण, सरकारी नीतियों के कारण, कोई भी इसमें से 3 लिखना। 6 नंबर का है ना, 3 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, तो 3 ही लिखना, मैंने 10 बता दिए। परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या समाधान के उपाय, इसमें होगा परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए, बच्चों की आयु में अंतर रखने हेतु परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाना, बाल विवाह एवं बहुविवाह कुप्रथा पर रोक लगाई जाए, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए, अधिक बच्चे पैदा करने वाले के खिलाफ कड़े कानून बनाना। कोई भी इसमें से भी 3 लिख देंगे, इसमें से 3, 6 नंबर मिल गया। नेक्स्ट 26, ये भी 2018 वाला है, जितने येलो में है। स्वच्छ भारत अभियान में आप किस प्रकार योगदान कर सकते हैं? 4 नंबर का कोई 4 पॉइंट ही लिखेंगे। तो इसमें होगा स्वयं साफ सफाई करते हुए उदाहरण पेश कर, युवाओं का एक संगठित समूह बनाकर जागरूकता रैली निकालकर, वृक्षारोपण करके, पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना, शौच के लिए उचित शौचालयों का उपयोग करना, लोगों को बताएंगे कचरा का सही निपटान करेंगे, प्रौढ़ शिक्षा, घरेलू कूड़ा कचरा का सही निपटान करवाकर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, गंदगी से होने वाले नुकसान लोगों को बताकर, न गंदगी फैलाएंगे न किसी को फैलाने देगी शपथ लेकर,
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रैली निकाल के। 13 है, कोई भी 4 लिख देंगे। 26, ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। चार ट्रैफिक नियमों को लिखिए, 4 नंबर का। सीट बेल्ट पहने, ओवर स्पीड ना करें, सही दिशा में चले, गाड़ी ड्रिंक करके ना चलाएं, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, हमेशा अपनी बाईं ओर चलें, सड़क पार करने के लिए सबवे का इस्तेमाल करें, गाड़ी के कागजात लेकर चलें, ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें। ये सिंपल है, कोई 4 लिख देंगे। नेक्स्ट आपका आ गया गैस पेपर, टॉपिक डिजास्टर का, सॉरी सोशल अवेयरनेस का। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है एक दिन में? 3000 कैलोरी। भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे है जिसकी वार्षिक आय गांव में कितने रुपए से कम है? 19,884 रुपये से कम। ब्लड ग्रुपों में एंटीबॉडी पाया जाता है, ए बी एंटीबॉडी। HIV का कारण क्या है? तो वायरस के कारण होता है। ब्लड डोनेशन की उम्र कितने से कितने वर्ष है? 18 से 60 वर्ष। सेवाग्राम योजना किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, गलत। रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन पैदा होता है, गलत। नेक्स्ट, रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है, यह भी गलत। एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सही। कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर हो जाता है, यह भी गलत। 68 MCQ, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम, तो ये तो हो गया 3000 कैलोरी। भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे, ये भी हो गया 19,884, सी होगा। तो आंसर याद रखना है। 70, इनमें से समाज सेवा क्या है? रक्तदान, ए होगा। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी होगा। NCTC का फुल फॉर्म नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, डी होगा। 73, नरेगा को मनरेगा के रूप में नाम कब दिया गया था? 2009 में, डी होगा। 74, समाज सेवा का उद्देश्य क्या है? 3 नंबर का। समाज सेवा का उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों का अधिकतम भलाई करना होता है। अतः सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति के विवृत्तियों एवं समूह तथा समुदाय के सदस्यों की अंतः क्रियाओं, व्यवहारों तथा उसके लक्ष्यों के निर्धारण को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि उनके हित के साथ उनके वृहद समाज की भी भलाई करना। 75, सामाजिक सेवा के 5 उदाहरण लिखिए, 5 नंबर का। तो वही जो NCC कैडेट करते हैं, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, जागरूकता रैली, कुष्ठ रोग, ट्रैफिक कंट्रोल, कोई भी लिख देंगे, ठीक, कोई भी 5, एनी 5। 76 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? 10 नंबर का। तो वृक्षारोपण से निम्न लाभ है: प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी, भूमि कटाव को रोकना, बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी, पर्यावरण संतुलन, फल उपलब्धता, रेगिस्तान के प्रसार में रोक, लकड़ियों की उपलब्धता, वन्य पशु नियंत्रण में उपयोगी, मानसूनी बारिश में उपयोगी, जंगली जानवरों को आवास प्रदान करना। कोई 10 लिख देंगे, 10 ही है। 77, किसी भी 5 राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक समस्याओं का नाम दे, 5 नंबर का। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी, जातिवाद, बढ़ती जनसंख्या, लिंग भेद, बीमारियां और कुपोषण, गंदी राजनीति, पुअर पॉलिटिक्स। कोई भी 5 लिख देंगे, ठीक है, 5 नंबर का है। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 28 नंबर का पूछेगा। स्वास्थ्य, विद्या एवं सफाई, ये सारे 18 के पूछे गए क्वेश्चन है येलो कलर में। प्राथमिक उपचार से आप क्या उपचार किसे कहते हैं? तो किसी भी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब भैया ध्यान दे, ये तो डेफिनेशन इसका इतना ही है, 2 लाइन का, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इतना ही लिखेंगे तो 10 नंबर देगा, नहीं मुश्किल से 5 नंबर, 5 नंबर यहाँ से ले लेंगे। ये आपका प्राथमिक चिकित्सा किट साफ सुथरा और वाटर प्रूफ होना चाहिए, और नीचे में उसमें कौन कौन सामान होना चाहिए लिखा हुआ है। खून रोकने या घाव साफ करने के लिए रुई अथवा साफ कपड़ा होना चाहिए। चोट पर लगाने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम होना चाहिए। पट्टी, एडेसिव बैंडेज और स्टिकिंग प्लास्टर होना चाहिए। बैंडेज को बांधने की सेप्टिक पिंस होनी चाहिए। दर्द की दवाएं होनी चाहिए। ये सारे भी 18 को पूछे गए जितने येलो में है। जल शुद्धिकरण की कौन कौन सी विधि? तो हर साल पूछता है। उबालना, अवसादन, निस्पंदन, क्लोरिनेशन, ईवी फिल्टर। 30, किन्हीं 3 संपर्क रोगों के नाम बारे में लिखिए। ध्यान दे, नाम नहीं पूछा है, बारे में पूछा, मतलब वायरल डिजीज के बारे में बताना है। 3 गो क्वेश्चन भी 6 नंबर का है।
तो फ्लू से पीड़ित लोगों के खांसने, छींकने या बात करने पर निकलने वाली बूंदों से फैलता है। सर्दी, बीमार व्यक्ति द्वारा खांसने या छींकने से हवा में निकली बूंदों के द्वारा फैलता है। गले में खराश, जब कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो बूंदों के माध्यम से या साझा भोजन या पेय पदार्थ के माध्यम से फैलता है। छोटी माता, ये भी वायरल डिजीज, संपर्क रोग, किसी संक्रमित व्यक्ति के लार या बलगम को छूने से फैलता है। पूरा याद कर लेंगे, ठीक है, पूछा है 18 को। 31, पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हैं? 6 नंबर का। तो पर्सनल हाइजीन व्यक्तित्व स्वच्छता का आशय उस दिनचर्या से है जिनके फलस्वरूप एक स्वस्थ और स्वच्छ परिवेश बनता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन स्नान यानी नहाना, साफ तथा स्वच्छ कपड़े पहनना, बाल बनाना, नियमित रूप से बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, दांतों की सफाई और नाखून काटना। 6 नंबर का है ना, तो 3 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया गेस पेपर, हेल्थ एंड हाइजीन का, जो ऑलमोस्ट पूछते हैं। मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? 206 हड्डी से। हृदय किस छाती पर स्थित है? बाएं छाती पर। रेबीज किसके काटने कारण होता है? कुत्ते के। बेरी की बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलिस। 6, कैंप के शौचालय में कम गहरी खाई की गहराई कितने फीट और लंबाई कितने फीट? 2 फीट गहरी, 6 फीट लंबी। एक दिन में नींद की आवश्यकता कितने से कितने घंटे? 6 से 8 घंटे। कैंप के दौरान खाली स्थान लैट्रिन इस्तेमाल करते हैं, तो डीटीएल लैट्रिन। सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन देते हैं? एंटी स्नेक वेनम। ये सारे ना मोस्ट पीबीआई हैं, जो कि 3 मार्च को आएंगे। वीडियो शेयर कर देना और आप रोज कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना, रोज 1 ग्रेड कन्फर्म आएगा, ठीक है। और लाइव क्लास शाम में 7 बजे और 8 बजे रेगुलर। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। भारत निर्मित 2 एंटी कोविड वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, पूरा याद रखना। 79 सही गलत। सभी घाव को ठीक होने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, सही है। चेचक वायु द्वारा नहीं फैलता है, गलत है। डेंगू मच्छर द्वारा फैलता है, सही है। रक्तदान करने के लिए शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है, गलत। त्वचा शरीर की बाहरी सतह को कवर करती है, ये भी सही है। फ्रैक्चर 5 प्रकार का होता है, ये भी गलत है, 6 होता है। 80 फिल इन द MCQ। हृदय किस छाती पर स्थित है? दाहिने, बाएं, ए और बी, कोई नहीं, तो बी होगा बाएं। तंत्रिका तंत्र खाली स्तन और खाली स्तन अंग है, मस्तिष्क और सुषुम्ना, डी होगा। नेक्स्ट, RMO क्या होता है? रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, सी होगा। कीटाणुओं को नष्ट करने का प्राकृतिक साधन क्या है? सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए होगा। 84, प्लेग किस जानवर पर पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है? तो चूहों पर, सी होगा। छोटी आंत की लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है? अब ये भी क्वेश्चन एनसीसी में पूछ दिया, जैसे कि हम मेडिकल वाले, एनसीसी वाले नहीं, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, ये सब पूछना चाहिए। तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर और चौड़ाई 35 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन डी होगा। 86, 5 जल जनित रोगों के नाम लिखें। पेचिस, पीलिया, अतिसार, अल्सर, एलर्जी, बुखार, ये सब, ठीक है, डायरिया। नेक्स्ट, आप कैंप क्षेत्र को कैंप के दौरान कैसे साफ रखेंगे? 5 नंबर का आपको लिखना, 5 पॉइंट पड़ेगा, 10 पूछे तो 10, मैंने 15 बता दिए। भोजन साफ सुथरा तथा ढक कर रखेंगे, DDT का छिड़काव करेंगे, जल जमाव नहीं होने देंगे, नहाने बर्तन साफ करने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, पानी के लिए पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करेंगे, 4-5 सॉक्स यानी मोजे रखेंगे, सोते वक्त मच्छरदानी लगाएंगे, शौच की उचित व्यवस्था करेंगे, कैंप में गंदगी ना फैलाया जाए, कचरे का सही निपटान करें, यानी कुछ कचरे में डालें, कूड़ेदान में, खाना बनाने वाले जगह के आसपास जल जमाव नहीं होने दें, लिविंग एरिया की रोजाना अच्छी तरह सफाई, बच्चे के भोजन को उचित स्थान पर फेंकें, कैंप संबंधित नियमों का पालन करें और किसी अन्य कैडेट को भी गंदगी ना फैलाने दें। 15 में से कोई भी नाम लिख देना, सॉरी 5 ही नंबर का है ना, तो 5 ही लिखेंगे। नेक्स्ट, सांप के काटने पर क्या करना चाहिए? कोई 5 तरीका, 10 नंबर का है, 5 ही लिखना है। शांत रहे, पीड़ित को आराम से लेटाए, मनोबल बढ़ाए, यदि श्वास लेने में विफल है तो कृत्रिम सांस दें, कॉल एम्बुलेंस, क्षेत्र को संकुचित करने वाली किसी भी चीज को उतार दें, जैसे अंगूठी या घड़ी।
काटे हुए व्यक्ति को सोने ना दे, काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते से कसकर बांध दें, काटे हुए स्थान को ब्लेड से चीरा लाकर विषाक्त खून थोड़ा सा निकाल दें, फिर आदमी बच जाएगा। ठीक है। 88 योग की विशेषताओं को लिखिए 5 नंबर का। शारीरिक फिटनेस, संचार प्रणाली में सुधार, तंत्रिका तंत्र में सुधार, शारीरिक विकृति को ठीक करता है, श्वसन प्रणाली में सुधार करता है, मन से नकारात्मक विचार निकाल देता है, व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सुधार करता है और कंसंट्रेशन बनाने में मदद करता है, जो कि बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 89 खुली हुई चोट में प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें? 10 नंबर का। 10 नंबर का है, 10 नंबर तो देगा नहीं। स्पिरिट से घाव को साफ करेंगे, एंटीसेप्टिक लोशन जैसे बेटाडीन इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे। मरहम पट्टी करने से रक्त प्रवाह रुकता है, घाव को और अधिक चोट से बचाता है। इसमें कौन कौन सी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं? एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम और पाउडर, रुई, गॉज, पट्टियाँ, बैंडेज और कैंची। पूरा लिखना, ठीक है, तब 10 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 20 नंबर का। पर्यावरण जागरूकता अभियान ये 18 वाला है। जिनको पेड कोर्स PDF लेना 150 प्राइस कर दिया मिनिमम, आप मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है। 32 वन प्रदूषण को नियंत्रित करने में कैसे मदद करते हैं? 6 नंबर का है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, वृक्षों के कारण समय से वर्षा होती है, वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकता है। ठीक है, कंफर्म परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टिप्पणी लिखें, 8 नंबर का है भैया, 2 क्वेश्चन है 4-4 नंबर का। कचरा प्रबंधन, इसका नाम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, भूमंडलीय उष्मीकरण, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। कचरा प्रबंधन क्या है और भूमंडलीय माने ग्लोबल वार्मिंग का ही पूछ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है वही है, देख लेना। आंसर स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। 34 ऊर्जा संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाता है? आजकल ऊर्जा में वृद्धि के लिए किसी भी 3 कारणों को लिखें। किसी भी काम को करने के लिए ऐसी विधि का पालन करना कि वह काम पूरा होने में कम ऊर्जा लगे, इसे ही ऊर्जा संरक्षण करना कहते हैं। वृद्धि में 3 कारण, ऊर्जा वृद्धि में आर्थिक विकास, बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी विकास। नेक्स्ट गैस पेपर, सूरज की रोशनी एक अच्छा यानी रिन्यूएबल संसाधन है, सही है। बांदीपुर जंगली जीवन अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में, गलत है। ओजोन छिद्र के कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, सही है। किरण बेदी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, ये भी सही है। MCQ 91 प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को ये होगा। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया 1972 में, सी होगा। पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, तो जंगल, बी होगा। 94 प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और प्रदूषण के प्रकार क्या है? 10 नंबर का। तो प्रदूषण खतरनाक सामग्री तथा वातावरण, वायु, जल, मिट्टी आदि के संतुलन को संदर्भित करता है। लोग यह बात भी कर लेते हैं। इसके प्रकार 4 होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। पूरा लिखेंगे, ठीक है, तो 10 नंबर मिलेगा। 95 वर्षा जल संचयन की क्या आवश्यकता है? तो यह उपमिट्टी और भूजल को रिचार्ज करता है, जल स्तर का बढ़ता है, यह बड़ी मात्रा में प्रदूषण मुक्त पेयजल बनाने में मदद करता है, इसमें भोजन पर निर्भरता कम हो गई है। वर्षा जल को बाद में उपयोग के लिए विशाल टैंकों और तालाबों में संग्रहित किया जा सकता है। परफेक्ट आंसर कोई 5 लिख देंगे। 96 ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? 3 नंबर का। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह ग्रह या उपग्रह के वातावरण को मौजूदा तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनने में मदद करता है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। इसके प्रभाव को बचाने के लिए वृक्ष अधिक से अधिक मात्रा में लगाना जरूरी है। नेक्स्ट 97 पर्यावरण के प्रति NCC कैडेटों का क्या उत्तरदायित्व है? 5 नंबर का। पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर, वृक्षारोपण अभियान चलाकर, जल का संरक्षण और कचरे का सही निपटान करके, अपने आस पड़ोस मित्रों परिवारजनों के लिए मार्गदर्शक शक्ति बनकर, लोगों को इस गंभीर समस्या के विषय में जागरूक करके, जल संरक्षण करना, कचरे का सही निपटान और लोगों को शिक्षित करना, ये होगा पर्यावरण के प्रति NCC कैडेट का योगदान। 98 पर्यावरण गिरावट का प्रभाव क्या है? 3 नंबर का।
कृषि पर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, पेड़ पौधों का विलुप्त होना, चर्म रोग बढ़ना। ठीक है, कोई 3 लिख देंगे। 99 ये मोस्ट BBI, ये सब क्वेश्चन आपको फंसा देगा। अपने गांव में इकोलॉजी को सुधार के लिए एनसीसी कैडेट के रूप में क्या तरीका अपनाएंगे? सिंचाई प्रौद्योगिकी का उपयोग, स्वच्छता, लैंड प्लानिंग, सड़क का निर्माण, अपशिष्ट योजना, ऊर्जा योजना। कोई 5। 100 जल के प्रमुख स्रोत लिखें। तालाब, नदी, झील, नाले, जलाशय, वेल्स। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 14 नंबर का पूछा था। बाधा प्रशिक्षण 18 वाला है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देख के अच्छे से याद करना। रोज कम से कम 2 बार पढ़ना। अभी टाइम 5 दिन है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा आपको। और ये सारे 18 वाले क्वेश्चन हैं। एनसीसी कैडेट्स के लिए बाधा कोर्स का क्या लाभ है? कोई सी भी 6 लाभ का उल्लेख करें। 8 नंबर का है। तो रिस्क लेना, चैलेंज, लक्ष्य उपलब्धि, कैडेट्स में साहस तथा सहवर्ग की भावना का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, बाधा प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेट्स में टीम भावना का विकास करना, कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता का विकास, कैडेट्स में अनुशासन की भावना का विकास करना। कोई भी लिख देंगे। 8 नंबर का है तो 8। ठीक है, नेक्स्ट 36 जिगजैग बैलेंस बाधा का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका आंसर आपको कितना गूगल पे सर्च, मान लो किसी पीआई सर से पूछो, जल्दी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। लेकिन आपको मैंने सारे, ये 18 वाला है, दिख रहा है ना येलो कलर में। तो जिगजैग बैलेंस एक प्रकार का ऑब्स्टिकल है जिसमें टेढ़े मेढ़े आकृति में दाईं बाईं दिशा में 28 से 30 फीट लंबे, 3 इंच चौड़े लकड़ी के पट्टे होते हैं और शुरुआत की ऊंचाई 1.5 फीट होती है। इस बाधा को पार करने के लिए हम दोनों हाथों को कंधे के सीध में उठाकर बैलेंस बनाकर पार करना होता है। यह एनसीसी के 10 बाधाओं में से एक है। 6 में 6 मिल जाएगा, परफेक्ट। तो ऑब्स्टिकल में ये 2 ही क्वेश्चन थे, एक 35, 36। नेक्स्ट 101, ये सब गैस पेपर है। फिल इन द ब्लैंक्स। ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची और कितने फीट लंबी होती है? 12 फीट ऊंची, 6 फीट ऊंची, 12 फीट लंबी। लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? लेफ्ट हैंड। एमसीक्यू क्वेश्चन। रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच, ये होगा। बाधाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, डी होगा। कौन कौन सी बाधा गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? डबल डिच, बी होगा। ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई है 12 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई, ये होगा। 106 बाधाएं कितने प्रकार की होती है? नाम लिखो। 5 नंबर का। 2 प्रकार की, कुदरती यानी प्राकृतिक ऑब्स्टिकल, नदी नाला पहाड़ों की कटाई, खाई तंग घाटी। बनावटी मानवकृत ऑब्स्टिकल, सुरंग, बूबी ट्रैप्स, कटीले तार, रोड बंद करना। याद रखना, ही एग्जाम्पल पूछ देगा कि नेचुरल ऑब्स्टिकल के 2 एग्जाम्पल, मैथमेटिकल देना पड़ेगा। बाधाएं 2 प्रकार याद रखना। 107 एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 5 बाधा के नाम लिखे। 5 नंबर का। स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल, स्ट्रीट जंप, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैम्प, स्ट्रेट बैलेंस। पूरे 10 मिलेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना। 17 टॉपिक बताऊंगा आंसर के साथ, और मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन जो 3 मार्च को आएंगे वो सारे भी। शेयर जरूर कर देना। जिनको पेड कोर्स पीडीएफ लेना है भैया मैसेज करेंगे। ठीक है, नंबर दे दिया हूँ, 150 रुपीज़ पे करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नया वाला, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, 10 नंबर का। तो 18 को ना ये सारे क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन है। 37 38वीं समानांतर रेखा किस देश के बीच मौजूद है? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच, बी होगा। 38 किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? मेघालय से, ए होगा। नेक्स्ट 39 भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1954 में, बी होगा। ये देख रहा ना, अभी 39 चल रहा, बाकी गैस वाला पेपर 100 पार कर गए। 40 बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? 8 जिलों की, ये होगा। 41 निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से घिरा देश है? अफगानिस्तान, बी होगा। सारे 2 नंबर के हैं। अब है बॉर्डर एरिया के गेस पेपर, 108 नंबर। भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 7, बी होगा। 109 भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? सुंदरबन, ए होगा। कन्नड़ अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, ए होगा। स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? 565, ए होगा। 112
भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े हैं? 5, बी होगा 113। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? तो हरि सिंह था, सी होगा। ये सारे क्वेश्चन ना मोस्ट भी आएंगे, सब पूछना चाहिए। नेक्स्ट आपका होगा पार्ट 4 यानी भाग 4 आर्मी स्पेशलाइज सब्जेक्ट। अब यहाँ से ना नवल वाले एयर वाले नहीं पढ़ेंगे, केवल आर्मी विंग का है स्पेशल सब्जेक्ट। 110 नंबर का विशेष विषय। द आर्म्ड फोर्सेज 10 नंबर का है, सशस्त्र बल। तो जिनके पास पेपर है, जिनको मिल चुका है 18 वाला, आप कमेंट करेंगे क्या जितने येलो कलर में सारे आपके एग्जाम में हैं 18 वाले में, मैंने सारे बता दिए आंसर के साथ। तो वीडियो पूरा देखना। जिसको पेड कोर्स पीडीएफ लेना है मैसेज कर लेना, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। पेड करने के बाद 150 रुपीज़ प्राइस कर दिया गया। और ए ग्रेड कन्फर्म आएगा सभी का, अल्फा कन्फर्म ए ग्रेड। बाकी 7 बजे और 8 बजे शाम में रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट, भारतीय सेवा की कोई 2 सेवाएं लिखिए। मतलब ये ना भारतीय सेना की 2 सेवाएं पूछ रहा, मतलब सपोर्टिंग सर्विसेज। तो आर्मी सप्लाई कोर एएससी, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इंजीनियर, सिग्नल रिमोट एंड वेटनरी कोर। कोई भी 2 पूछा है 2 ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेना कमानों के नाम लिखो। मतलब सेना में कौन कौन से कमांड है पूरे लिखने, 2 ही नंबर का है, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा 7, क्योंकि ये नहीं पूछा कि 2 ही लिखो। और 7 कमांड है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउदर्न कमांड, साउथ वेस्ट कमांड, सेंट्रल कमांड, ट्रेनिंग कमांड। थर्ड, ये सारे ना 18 वाले हैं। वीरता पुरस्कारों का नाम लिखे, 3 नंबर का, कोई 3 लिख देंगे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कृति चक्र। मैंने शॉर्ट में बता दिए हैं। 4, ये न्यू क्वेश्चन 3 नंबर का। युद्ध से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो युद्ध 2 या अधिक राज्यों के बीच प्रधानतः सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से एक प्रतिद्वंदिता होती है। प्रत्येक प्रतिद्वंदी समूह का दूसरे को परास्त करना तथा अपनी शर्तों के अनुरूप शांति को लादना अंतिम उद्देश्य होता है। युद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला आक्रामक कृत्य है। 3 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अब आ गए आपके गेस पेपर आर्म्ड फोर्सेज के। भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? जनरल। सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। सेना मुख्यालय स्थान खाली स्थान में है, दिल्ली में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खाली स्थान में है, खड़गवासला पुणे में। नेक्स्ट, सेना में वरिष्ठ जेसीओ किस पद यानी रैंक के होते हैं? तो सूबेदार मेजर एसएम होते हैं। सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? कर्नल। युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय किस जगह में है? लखनऊ में। खाली स्थान पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई है, सेक्शन। नेक्स्ट, एक इन्फेंट्री सेक्शन को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? तो 2 ग्रुप में। ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया, असाल्ट और सपोर्ट ग्रुप। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। सही गलत बताना है, 5 नंबर का। पृथ्वी एक टैंक है, गलत। एक सेक्शन में 12 जवान होते हैं, गलत। एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती है, सही। ये सारे गेस पेपर ना मोस्ट वीवीआई हैं, मतलब ये सारे ना सी में पक्का पूछना चाहिए। तो हो सकता है 3 मार्च को ऑलमोस्ट क्वेश्चन, और ना पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से याद करना, तभी लाऊंगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान लखनऊ है, गलत। भारतीय सेना की 2 अंग है, गलत। नेक्स्ट, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह? ऑप्शनल क्वेश्चन आ गए, 40% ऑब्जेक्टिव पूछा है सी में। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, सी होगा। आरवीसी का फुल फॉर्म रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, डी होगा। एएससी, एएमसी, एओसी, एईसी आदि कैसी सेनाएं हैं? तो सपोर्टिंग है, बी होगा। जीसीआई का फुल फॉर्म तो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होता है, डी होगा। स्पेलिंग याद रखना पूरा। डबल आर का फुल फॉर्म राष्ट्रीय राइफल, ए होगा। पैदल सेना की आक्रमण में टैक्टिस क्या क्या होती है? तो फायर एंड मूव, ए होगा। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब सन में हुआ, माने किस सन में, किस वर्ष? 1971 में, सी होगा। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर, भारतीय सेना के विभिन्न अंगों के नाम लिखो। तो 3 अंग है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। 126, युद्ध लड़ने वाले भारतीय सेना के अंगों के नाम लिखे, 3 नंबर का, कोई 3 लिख देंगे। आर्मर्ड, आर्टिलरी,
मैकेनाइज इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, आर्मी एयर डिफेंस, AAD शॉर्ट में लिखते हैं। 127 भारतीय सेना के किन्हीं 5 रेजिमेंट के नाम लिखे, 5 नंबर के। ये सब ना मोस्ट VVI है, पूछना चाहिए पक्का। गोरखा रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट्स, मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, और भी बहुत सारे हैं। तो 10 याद रखना, कोई 5 लिख देंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया मैप रीडिंग, 30 नंबर का पूछा था। मानचित्र पढ़ना 30, 18 वाला ये है येलो कलर में। मानचित्र क्या है? तो इसका होगा डेफिनीशन, 2 नंबर का है कि कागज, कपड़े या गत्ते का बना वह चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल पर प्रदर्शित करता है या दर्शाया गया हो, मानचित्र कहलाता है। ये तीनों ना 1 2 3 याद होना चाहिए, आपको मेंशन करना जरूरी है। ये डेफिनेशन कहीं बुक्स में किसी गूगल पे नहीं मिलेगा। 6 3 नंबर का क्वेश्चन है, सर्विस प्रोटेक्टर क्या है, यानी डेफिनेशन, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। एक ही में 2 क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन देखते हैं। हाथी दांत प्लास्टिक, लकड़ी या पट्टे आदि का बना हुआ आयताकार यंत्र होता है जो नक्शे पर मुख्यतः दिक्मान खींचने व नापने में प्रयोग किया जाता है। यह 6 इंच लंबा एवं 2 इंच चौड़ा होता है। सेना में इस समय आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 3 अल्फा व मार्क 4 अल्फा का अधिक प्रचलन है। इसका उपयोग ऑन पोजीशन निकालने में, GR निकालने में, मैप पर दूरी निकालने में, स्केल का काम और बियरिंग निकालने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 6 नंबर का है। 6 नंबर का ध्यान दे, क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछा है। तो ऐसे ही पूछेगा कि मानचित्र पर दिखाई गई जानकारी का विवरण दे। माने क्वेश्चन का मतलब है कि मानचित्र से क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी पोजीशन मालूम करना, दुश्मन का पोजीशन और दूरी मालूम करना, बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाना, किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना, किसी भी स्थान का आगे और पीछे की डिग्री मालूम करना, भूमि के विभिन्न स्वरूप को ज्ञात कर सकते हैं, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव, 2 स्थानों की परस्पर दृष्टिगोचरता, और विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बना सकते हैं, यानी प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल बना 6 नंबर का। 3 है, एक 2 नंबर का है, 2 नंबर का तीनों। लड़ाई का मैदान ऐसे बनाते हैं, अस्पताल ऐसे बनाते हैं, और नदी का ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से करके इसको पूरा इसको रंग देना है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको अच्छे से। जो लोग PDF परचेज करेंगे उनको तो सारा मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो जो वीडियो से याद करेंगे, और एक दिन में कम से कम 2 बार वीडियो पढ़ना। जब तक 6 दिन है 12 बार पढ़ लेना, और सभी दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर देना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि सब लोग A ग्रेड से पास हो। इतना आसान नहीं है इस बार। पेपर आउट किए तो नंबर काटेंगे लोग, तो अब जब तक फुल मार्क्स नहीं लिखेंगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा। और इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा क्रैश कोर्स, तब जब आप लोग सबको शेयर कर देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो। उत्तर के प्रकार लिखिए, ये भी पूछा है 3 नंबर का। 3 प्रकार का, वास्तविक उत्तर यानी ट्रू नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर यानी मैग्नेटिक, मानचित्र का उत्तर यानी ग्रिड। इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं। 10 कंपास के किन्हीं 2 भागों के नाम बताइए, 2 नंबर का। 2 ही पार्ट्स ने पूछा, टंग नॉच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लूबर लाइन, प्रिज्म केस, रिंग नॉच, थंब रिंग, डायल, एरोहेड, लीड, आई होल, डायरेक्शन मार्क। कोई भी लिख देंगे। 2 पूछा है, 2 ही लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। अब आगे MCQ एक नंबर का। ये 18 वाला है। जिनके पास पेपर है कमेंट जरूर करना कि सारे क्वेश्चन ये 18 के है कि नहीं। टोटल 100% बता दी हूँ आंसर के साथ। कंपास में डिग्री रीडिंग किसके बीच होती है? देख रहे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा। तो 0 से 360 बी होगा। GPS का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये होगा। मैप पर ईस्टिंग लाइंस और नॉर्दिंग लाइंस के बने जाल को क्या कहते हैं? तो ग्रिड कहते हैं, बी होगा। नेक्स्ट, आप किस माध्यम से बिना कंपास के सही उत्तर बता सकते हैं? तो ध्रुव तारा के द्वारा, ए होगा। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, सी होगा। अब जहां पर मानचित्र 6 प्रकार का पढ़ा रहे हैं आजकल लोग कहीं कहीं पे, तो इसमें 6 दिया ही नहीं है। 7 प्रकार मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ा रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, मानचित्र पर पूर्व और उत्तर दिशा के बीच के एक वर्ग को क्या कहा जाता है? तो ग्रिड कहते हैं, ये होगा।
मैप जीआर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, तो ग्रिड रेफरेंस होता है, ये होगा। सब एक एक नंबर का है। नेक्स्ट 135 डिग्री का बैक बियरिंग कितना है? तो 135 180 से कम है, अगर कम होगा तो 180 जोड़ देंगे। तो लो भैया जोड़ देते हैं 180, 5 8 3 11, 315 डिग्री एक नंबर का है, तो 315 डिग्री ये होगा। नेक्स्ट ये है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, परिभाषित करें स्टिंग लाइन। मानचित्र पर वह खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाहिने की ओर स्टिंग लाइन कहलाती है। नॉर्दिंग लाइन, मानचित्र पर वह पड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी क्रम संख्या नीचे से ऊपर की तरफ हो, नॉर्दिंग लाइन कहलाती है। फिल इन द ब्लैंक्स। 129 मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को बताता है? शत्रु की। मानचित्र पर मापक यानी स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? 3। सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है? 6 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा। मानचित्र में पानी का स्थान किस रंग का दिखता है? ब्लू। उत्तर के आधार पर बियरिंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मैग्नेटिक बियरिंग किससे मापी जाती है? कंपास से। उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ कितना होता है? आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो 1/50,000, 1/50,000। 8 यदि असर 30 डिग्री है तो बैक असर कितना होगा? यानी बियरिंग 30 डिग्री है तो बैक बियरिंग, तो 30 डिग्री 180 से कम, 180 जोड़ देंगे, 210 डिग्री। ये सब कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट वाला। ट्रू फॉल्स, सही गलत। मानचित्र पर पीला रंग कृषि भूमि को दर्शाने के लिए करते हैं, सही है। कोई भी मानचित्र अपडेट होता है, गलत है। मानचित्र में जमीन की सभी आकृतियों को दर्शाना संभव है, ये भी गलत है। मानचित्र में सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग होता है, सही है। नेक्स्ट, मानचित्र में जलीय आकृतियों को लाल रंग से दर्शाते हैं, गलत है। उत्तर दिशा 180 डिग्री पर होती है, ये भी गलत है। उत्तर दिशा 0 डिग्री और 360 डिग्री पर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन मैप रीडिंग का, वीवीआई। मानचित्र में आरएफ का अर्थ मतलब फुल फॉर्म रिजर्व फॉरेस्ट होता है, सी होगा। प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, बी होगा। बॉक्स CH चिन्ह का अर्थ क्या है? सर्किट हाउस, बी होगा। नेक्स्ट, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग से, ए होगा। सिंगल एक्स इस तरह से चिन्ह का अर्थ क्या है? तो ब्रिगेड होता है, बी होगा। अगर ट्रिपल एक्स होगा तो कोर होता है, पूरा ध्यान रखना। मानचित्र पर मापक कितने प्रकार से करते हैं? स्केल 3 प्रकार, बी होगा। कंपास की सुई द्वारा हम किस उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं? चुंबकीय उत्तर को, बी होगा, क्योंकि कंपास की नीडल चुंबक से काम करती है। उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर होती है? लो भैया डायग्राम बना लिया, ये नॉर्थ ये ईस्ट, उत्तर पूर्वी बीच में आएगा नॉर्थ ईस्ट, तो ये पूरा 90 होता है, हाफ कर दिए 45, ए होगा। 139 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? यानी जीपीएस का डेफिनेशन पूछा, तो यह उपग्रहों और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाती है। सामान्य जीपीएस परिचालन में 24 उपग्रहों का प्रयोग होता है जो 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करते हैं। इसका मेन पॉइंट याद रखो, हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट 140 कंपास का क्या उपयोग है? 5 नंबर का। 18 को सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग पूछा, कंपास का भी याद करना पड़ेगा, मोस्ट वीवीआई। डिग्री मापने में, रूट मार्च मैप सेट करने में, ओन पोजीशन निकालने में, दिशा ज्ञात करने में, और यह चुंबकीय उत्तर यानी मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है। नेक्स्ट 141 मानचित्र की कमियां बताएं। कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता। मानचित्र कागज पर पैमाना मानकर बनाया जाता है, अतः जमीन की सभी आकृतियों को दर्शाना असंभव माने संभव नहीं है, माने पॉसिबल नहीं है। 142 नेविगेशन पार्टी क्या है? ये ना भैया बहुत माने खतरनाक ही टॉपिक है मैप रीडिंग का, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो नेविगेशन पार्टी एक छोटी सी टोली होती है जिनमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति होते हैं। यह पार्टी बड़ी से बड़ी पार्टियों को रास्ता दिखाती हुई एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और वापस लाती है। यह लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव पर पहुंचाने के लिए कई सीमा में होकर माने कई बॉन्ड्स में गुजरती है अलग अलग। ये ना मेरे टाइम में भी पूछा था, मेरे एग्जाम में। अब पूछेगा नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान लिखे, 5 नंबर का, कोई 5 लिख देंगे। सेट किए गए अलग अलग कंपास, चमकने वाली छड़ी, सफेद कपड़ा या चमकने वाला प्लाईवुड, अलग अलग मार्चिंग चार्ट, कंकड़ पत्थर या रस्सी, ब्लैक आउट की हुई टॉर्च,
काला कंबल, गड्ढा नापने के लिए डंडा, कोई 5 लिख देंगे। नेक्स्ट, मानचित्र पर विभिन्न रंगों का प्रयोग, तो हरा रंग वनस्पति के लिए, काला या लाल रंग मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, नीला रंग जलीय आकृतियों के लिए, भूरा रंग धरातलीय आकृतियों के लिए, पीला रंग कृषि वाली भूमि के लिए। तो सारे याद रखेंगे। 145, जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लेते हैं? जीआर मतलब ग्रिड रेफरेंस, होता है ना 4 फिगर जीआर, 6 फिगर जीआर, ईस्टिंग लाइन का। नेक्स्ट 146, रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? नाइट मार्च चार्ट का। डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? टारगेट और देखने वाले के बीच की दबी हुई जमीन को डेड ग्राउंड कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू हो गया फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 30 नंबर का, 30 मार्क्स। ये सारे 18 वाले हैं, ठीक है, जितने पीला कलर से है। एमसीक्यू क्वेश्चन है एफसीबीसी का, 19 नंबर। हथियारों के साथ सिग्नल एक प्रकार है, तो फील्ड सिग्नल है, बी होगा। 20, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि नियंत्रण आदेश का क्रम है? अब भैया अग्नि नियंत्रण आज तक हमने पढ़ा ही नहीं ना, आपको पढ़ाया है, तो जहां हिंदी में समझ में ना आए ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फायर कंट्रोल ऑर्डर का क्रम है? अब आप समझ गए होंगे सब लोग, तो ग्रिड से याद रखते हैं, तो सी होगा, GRIT, जो फायर कंट्रोल ऑर्डर, समझ गए, तो इंग्लिश में देख लेना है। नेक्स्ट, किस सेक्शन फॉर्मेशन का उपयोग सभी तरफ निगरानी के लिए किया जाता है? तो डायमंड फॉर्मेशन का, बी होगा। लक्ष्य को इंगित करते समय डिग्री दिखाने मापने के लिए किस हाथ का उपयोग किया जाता है? बाएं हाथ का, बी होगा। हम नंगे हाथ से कितने डिग्री माप सकते हैं? 19 डिग्री, ये होगा। नेक्स्ट 24, बिना कंपास के आप कितने डिग्री तक माप सकते हैं? ऑप्शन में 12 डिग्री तक ही दिया, तो डी होगा। वैसे हम 19 डिग्री तक माप सकते हैं, ठीक है, तो डी होगा जो ऑप्शन दिया है। 25, मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, ए होगा। ब्रैकेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? दूरी का निर्धारण करने के लिए, बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार हैं? तो फाइल फॉर्मेशन भी है, डायमंड फॉर्मेशन भी है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन भी है, तो डी होगा इनमें से सभी। 28, अनुभाग निर्माण कितने प्रकार के होते हैं? अब आप सोचेंगे अनुभाग निर्माण तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, पहले भी पूछा। या फिर इसको लिखता है ना खंड गठन, खंड गठन के प्रकार, तो ये क्वेश्चन वही है, सेक्शन फॉर्मेशन पूछ रहा, सेक्शन फॉर्मेशन। अनुभाग गठन डिफिकल्ट लैंग्वेज है, खंड गठन, तो 6 प्रकार का, बी होगा। तो पहले क्वेश्चन समझना फिर आंसर देना। नेक्स्ट, भूमि चिन्ह शब्द को परिभाषित करें, नया क्वेश्चन पूछ दिया 2 नंबर का। तो भूमि चिन्ह शब्द का सीधा मतलब है मदद के निशान का वर्णन करना। लक्ष्य शब्द को परिभाषित करें, ये भी 18 को न्यू क्वेश्चन पूछ दिया 2 नंबर का। तो लक्ष्य शब्द वह चीज जिस पर कोई हथियार या अन्य वस्तु को निशाना बना रहा हो, टारगेट यानी लक्ष्य कहलाता है। 31, किन्हीं 3 प्रकार की गांठों का नाम बताएं, ये भी न्यू क्वेश्चन, आज के पहले जल्दी नहीं पूछा था, तो मैंने आपको कभी पढ़ाया नहीं था। 3 नंबर का है, कोई 3 ही लिखना। आकृति 8 गांठ, दोहरी गांठ, अंगूठा गांठ, 2 आधी गांठ, खूंटा गांठ, कुर्सी गांठ, मछुआ गांठ, कोई भी 3 ही लिखेंगे, 3 पूछा है तो, ठीक है। 32, ये क्वेश्चन कितना टफ पूछ दिया, आज तक नहीं पूछा था, 2 नंबर का है, इसका आंसर पता भी नहीं था, तो हमने जस फौजी सर से पूछा कि रिफ 7.62 mm SLR सफाई किट के किन्हीं 2 भागों के नाम बताइए। तो कॉम्बिनेशन टूल गैस रेगुलेटर के लिए, छोटा की स्क्रू ड्राइवर, स्वीवेल जिसके ऊपर सिलेंडर क्लीनिंग ब्रश लगाया जाता है, फॉरसाइट एडजस्टिंग टूल, सिलेंडर चेंबर क्लीनिंग ब्रश, राइफल क्लीनिंग ब्रश, ग्रेफाइट ग्रीस का ट्यूब और चिंदी, पूरा लिख देंगे, ठीक है। 2 नंबर का है तो 2 ही पूछा है, तो कोई 2 लिखेंगे। भाग का नाम पूछा, पार्ट्स, ठीक है, मैंने किस पार्ट को किससे साफ करते हैं ये पूछा, इतना हार्ड कभी हम लोग को बताया है बटालियन में? कभी कोई बताया है? कोई नहीं बताया। बुक में दिया है? नहीं दिया है। तो PDF में ना मैंने सारा दूंगा, ठीक है, जो पेड कोर्स है 150 में, जिनको PDF लेना मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप, पेमेंट के बाद दे दिया जाएगा। चीज़ें क्यों दिखाई देती है, 6 नंबर का। तो 6S और 1M के सही इस्तेमाल न करने से चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें 6S का मीनिंग भी लिखना है, शेप, शैडो, शाइन, सरफेस, स्पेसिंग, सिलहट, और 1M का मूवमेंट। 34, दूरी मापने की विधियाँ बताइए, 3 नंबर का। तो लिखेंगे पूरा, 3 नंबर का है लेकिन फिर भी 6 लिखेंगे, 6 विधि होती है, ये नहीं पूछा कि 3 बताओ,
पूरा लिखना है। 6 विधियां, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, किरेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाविंग विधि। नेक्स्ट 35, लक्ष्य बताने का क्रम क्या है 2 नंबर का, यानी लक्ष्य बताने के तरीके। तो आमरूख चुनकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जमीनी निशान के द्वारा, डिग्री के द्वारा यानी यूज ऑफ कंपास, और हाथ के द्वारा। कोई 2 नंबर का है तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब आ गया गेस पेपर, फिल इन द ब्लैंक्स एफसीबीसी का। खाली स्थान, जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कला है, फील्ड क्राफ्ट। फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है, 300 गज। आड़ यानी कवर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है, 600 गज। कूच के समय कौन सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं, स्काउट। हमेशा आड़ यानी कवर के किधर से देखें, ना कि इसके ऊपर से, पीछे से। आड़ के 2 प्रकार, खाली स्थान और खाली स्थान है, नजर से आड़ और फायर से आड़। जमीन जो देखने वाले की नजर से छिपी हो क्या कहलाती है, तो डेड ग्राउंड। सही और गलत लिखें। पेट्रोलिंग में दिन के समय ऊंची जमीन पर और रात के समय निचली जमीन पर चलें, सही है। एम्बुश के समय दुश्मन पर सामने से वार करते हैं, गलत है, छुप के वार करते हैं। हवाई हमले से बचने के लिए स्लिट ट्रेंच होते हैं, सही है। एमसीक्यू क्वेश्चन एफसीबीसी के, पेट्रोलिंग के कितने चरण होते हैं, तो भैया चरण 3 होते हैं, ठीक है। 2 तो प्रकार होता है, तो डी होगा। चालों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में, डी होगा। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ए होगा। सब मोस्ट भी आइए पूरा याद करना, रोज कम से कम 1 से 2 बार, 6 दिन है, 12 बार जरूर पढ़ लेना। ये वाला जो पहले अपलोड किया क्रैश कोर्स भी, और एक और अपलोड करूंगा। फील्ड सिग्नल के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, डी होगा। लक्ष्य दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेड शब्द का, ए होगा। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होते हैं, 3 प्रकार का, बी होगा। लॉन्ग आंसर। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो, 5 से 10 नंबर का पूछता है, 6 प्रकार के। फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, पूरा लिखेंगे। फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब लिखो, तो इस तरतीब को याद रखने के लिए GRIT ग्रिड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये भी लिखेंगे, जिसमें G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट और T से टाइप ऑफ फायर होता है। आसान लक्ष्य के संकेत के तरीके क्या हैं, तो इस तरकीब को याद रखने के लिए GRAD ग्रेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, A फॉर रेड, D फॉर डिस्क्रिप्शन होता है। 159, फील्ड सिग्नल के कौन कौन से सिद्धांत यानी तरीके हैं, 3 नंबर का, तो 3 तरीके हैं, हाथ के द्वारा, शस्त्र के द्वारा और सीटी द्वारा, यानी हाथ से, हथियार से और सीटी से, ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोलिंग क्या होता है यानी किसे कहते हैं, 3 नंबर का, तो पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी निश्चित क्षेत्र की निगरानी करने को ही पेट्रोलिंग कहते हैं। 161, बहुत ही अच्छा हार्ड क्वेश्चन। फील्ड क्राफ्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है, हार्ड उनके लिए जो नहीं पढ़ेंगे, याद कर लेना। तो फील्ड क्राफ्ट में जजिंग डिस्टेंस, टेकिंग कवर्स, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, रिकॉग्निशन एंड इंडिकेशन ऑफ टारगेट, फायर एंड मूवमेंट, फील्ड सिग्नल, हिंदी में भी है, पूरा याद रखेंगे। 162, अम्बुश किसे कहते हैं, तो गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर अचानक हमला करना अम्बुश लगाना कहलाता है। अम्बुश लगाने की कार्यवाही में अचानक हमला करके वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अम्बुश लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि शत्रु को भ्रमित करना और उस पर हमला करना होती है। 163, अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, इसके पार्टियों के नाम लिखो, तो अम्बुश 2 प्रकार का भैया, मौके का और तैयारी का। इसकी 4 पार्टियां होती है, स्काउट्स, कवरिंग, स्टॉप्स और रिजर्व पार्टी। नेक्स्ट, आड़ यानी कवर के प्रकार क्या है, 2 प्रकार, नजरी आड़ यानी कवर फ्रॉम व्यू, फायर से आड़, कवर फ्रॉम फायर। अच्छी आड़ की विशेषताएं बताएं, ये सब कहीं नहीं मिलेगा बुक्स में, ना कोई पढ़ाएगा और एग्जाम में पूछ देता है। तो अच्छी आड़ की विशेषता, जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके वह उसके ऊपर फायर डाला जा सके, जहां से शत्रु की निगरानी वो उसके फायर से बचा जा सके, जहां से सुगमता से आगे बढ़ा जा सके, जहां काफी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके। नेक्स्ट 166, फायर ऑर्डर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, फायर डायरेक्शन ऑर्डर,
फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर प्लान ऑर्डर। फायर कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, खुला फायर यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फायर, शक केंद्रित फायर यानी कंसंट्रेटेड फायर। ये सब ना क्वेश्चन में पहले से कंफ्यूजन था, इस बार क्लियर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, 14 नंबर का। पैदल सेवा के हथियारों का परिचय और उपकरण। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 18 वाले येलो कलर में। 5.56 mm का कैलिबर क्या है? नाम नहीं दिया राइफल का, तो 5.56 mm होगा, ऑप्शन है। 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज कितनी है? 300 गज, बी होगा। एक नंबर का है। 38 बिना मैगजीन के 7.62 mm राइफल का वजन कितना होता है? 4.4 kg, सी होगा। 39 AI का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी होगा। नेक्स्ट 40 लॉन्ग आंसर आ गया। 2 नंबर का इंसास राइफल के गोला बारूद का NMAE प्रकार, ये ना हिंदी में इतना डिफिकल्ट पूछा है ना, इंग्लिश में या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऊपर में इंग्लिश लिखा होता है कि भैया इंसास राइफल से कितने प्रकार के राउंड फायर करते हैं? तो 4 प्रकार के, बॉल राउंड, ट्रेसर राउंड, ब्लैक राउंड और बैलिस्टिक राउंड, पूरा याद रखना। 41 ये सब 18 वाले हैं। सेना में पैदल सेना की क्या भूमिका है? मतलब इन्फेंट्री की विशेषता बतानी है। 3 नंबर का है, कोई 3 लिख देंगे। आत्मनिर्भरता, जमीन कब्जा करने की क्षमता, चलना फिरना और इलाके के मुताबिक ढलना, यानी हर प्रकार के जलवायु और जमीन के अनुसार। कोई 3 लिख देंगे, 4 नहीं लिखना। 42 बटालियन समर्थन हथियार के प्रकार का नाम बता। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा पूछ रहा है। 3 नंबर का मतलब बटालियन के सपोर्टिंग वेपन बताने हैं। ATGM, 51 mm मोटर, 81 mm मोटर, रॉकेट लॉन्चर, LMG, MMG, AGL, AGS। कोई कितना पूछा है? 3 नंबर का 3 ही लिखेंगे। 43 पूर्व संक्षिप्ताक्षर लिखें। 2 नंबर का, यहाँ पे कन्वेंशनल साइन बनाना है आपको। तो LMG का इस तरह से बनाते हैं, HMG का इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अच्छे से सीख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। जो PDF लेंगे आपको तो PDF में सारा दे दूंगा, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको वीडियोस पढ़ना। अब आ गया मोस्ट VBI इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स के। संगीन के साथ 7.62 mm SLR की लंबाई 1397 मिलीमीटर होती है। LMG की भारी मैगजीन का वजन कितना किलो होता है? 1.106 किलो। 7.62 mm LMG राइफल का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 28 राउंड प्रति मिनट। थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सेक्शन। नेक्स्ट 5.56 mm इंसास राइफल का रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट होता है? 60 से 150 राउंड प्रति मिनट। रेट ऑफ फायर पूछा मैंने, दोनों नॉर्मल रैपिड नहीं पूछा। 0.22 इंच राइफल मैगजीन में भरने वाले अधिकतम राउंड कितने हैं? 10 राउंड। ट्रू फॉल्स? 5.56 mm इंसास राइफल को भरना, खाली करना और मेक सेफ की कार्यवाही 7.62 mm SLR की तरह है, सही है। LMG का बैरल 5 मैगजीन फायर करने के बाद बदलना पड़ता है, गलत। HE ग्रेनेड एक हल्का हथियार है, सही। 171 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है? 4.4 kg, डी होगा। 172 2 इंच मोटार का अधिकतम रेंज कितना गज होता है? 525 गज, डी होगा। 173 LMG की भारी मैगजीन का वजन कितना केजी होता है? तो 1.106 kg, ये होगा। भारी मैगजीन का पूछा, ये होगा। 174 ATGM का फुल फॉर्म लिखें। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये होगा। 75 7.62 mm SLR का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? तो 20 राउंड प्रति मिनट, ये होगा। 7.62 mm LMG का भार कितना होता है? तो 9 kg 200 ग्राम, बी होगा। 177 एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितना सेक्शन होता है? 3 सेक्शन, ये होगा। अब आगे आपके अभी और है। RCL का फुल फॉर्म रियल कॉम्बैट लीग, सी होगा, स्पेलिंग याद रखना। 5.56 mm इंसास का मजल वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? तो 900 मीटर प्रति सेकंड, सी होगा। अब आ गया लॉन्ग आंसर। 7.62 mm SLR के किसी भी 5 सफाई सामग्री का नाम लिखें। पुलथरू, चिंदी, तेल, दरी, रॉड, बॉडी ब्रश, चेंबर ब्रश, वायर गज, सूती कपड़ा, हॉट वाटर। 5 पूछा है, 5 ही लिखेंगे, 10 याद रखना।
181 5.56 mm इंसास रिफल की 5 विशेषताएं लिखो। 5 नंबर का है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बारे में लिखना है। वजन में हल्का होता है, कैरी करने में आसान, छोटी लंबाई, स्वदेश निर्मित यानी मेड इन इंडिया है। इसमें 3 पोजीशन होती है, ARB होता है। ग्रेनेड फायर करने में सक्षम है। 10 सफाई का सामान बट में रखा जा सकता है। बाकी राइफल्स की अपेक्षा कारगर रेंज ज़्यादा है। मैगजीन ट्रांसपेरेंट होता है, राउंड ऊपर से दिखता है। यह गैस के सिद्धांत पर काम करता है, एक बार कॉक करने पर 20 राउंड फायर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, कोई 5 लिख देंगे। 182 एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं। 10 नंबर का 2 क्वेश्चन है। तो एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, उनके पास हथियार 5.56 mm इंसास राइफल, LMG, 84 mm RL, 9 mm पिस्तौल, CMG। 183 5.56 mm इंसास राइफल के 5 मुख्य ग्रुप का नाम लिखें। ये सब ना बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, कोई पढ़ाता नहीं है ना, बुक्स में मिलता है। बॉडी हाउसिंग असेंबली, वायरल असेंबली, हैंडल कॉकिंग असेंबली, पिस्टन ग्रुप, बट असेंबली। 184 इंसास राइफल के 4 तेल लगाने वाले पुर्जों के नाम लिखो। बैरल, फायरिंग पिन, एक्सट्रैक्टर, बॉडी कवर, गैस रेगुलेटर, गैस प्लग, कोई भी लिख देंगे। 185 इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां लिखें। हवाई हमला से खतरा, जमीनी कार्रवाई, एंटी पर्सनल माइंस से खतरा, तीनों लिख देंगे। अब ये ध्यान दें, एक इन्फेंट्री राइफल कंपनी की आउटलाइन बनावट बनाओ। 5 नंबर का ये चीज कोई बताया है, इतना डिफिकल्ट है ना, मैंने ये पूरा देखिए, ये पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई PI स्टाफ लोग फंस जाएंगे, बहुत लोग। अब पूछ दिए NCC एग्जाम में जो मन किया, तो आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। PDF वाले को तो PDF में दे दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा आपको बनाना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तब सही होगा। अब 5 नंबर मिलेगा, टाइम लगेगा आधा घंटा, वो भी भूल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया मिलिट्री हिस्ट्री, 20 नंबर का सैन्य इतिहास। ये सारे MCQ में 18 वाले। बिम्बत युद्ध स्मारक कहाँ है, दिल्ली में है, B होगा। 45 प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1914 में, C होगा। सब 1-1 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट 46 भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ, 1962 में, A होगा। 47 IMA देहरादून किस वर्ष खोला गया, तो यहाँ पे ना 1922 दिया है, तो आप 1922 ही लिखेंगे, ठीक है। ये मिस्टेक है, 1932 में दे रहा है गूगल पे पूरा, मैंने 10 बार सर्च किया। 1 अक्टूबर 1932, आप लोग A ही लिखना, याद रखेंगे 32। 48 निम्नलिखित में से कौन सा द्रास सेक्टर का सबसे प्रसिद्ध बिंदु है, टाइगर हिल, A होगा। 1-1 नंबर का है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर, ये नया क्वेश्चन है भैया, पढ़ लेना। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के बारे में लिखिए, 3 नंबर का। तो ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए एक कोड नाम था, जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया यह सैन्य अभियान अनोखा था, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। सेना की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मैंने पूरा धुआं कर दिया था पाकिस्तानी सेना को। नेक्स्ट 50 नंबर, और जिनके पास 18 वाला मॉडल पेपर होगा फाइनल एग्जाम का, आप कमेंट जरूर करना कि क्या ये सारे क्वेश्चन आपके 18 वाले ही ना, जितने मैंने येलो कलर में किया है। और जिनके पास नहीं है, आपको मैंने अवेलेबल करा दिए, तो एक दिन में 2 बार कम से कम याद करना, 6 दिन है 12 बार। और अपने सारे NCC फ्रेंड्स और NCC ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, नहीं करेंगे आप तो पार्ट 2 नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है 3 नंबर का। देश में NCC निदेशालय की संख्या कितनी है, 17। B सेना दिवस कितने जनवरी को मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। C कारगिल युद्ध का वर्ष क्या है, 1999। नेक्स्ट 51 निम्नलिखित का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म लिखिए, 3 नंबर का। SNIC स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स होता है। ALC एडवांस लीडरशिप कैंप होता है। BLC बेसिक लीडरशिप कैंप होता है। 52 3 नंबर का। युद्धों के 3 प्रकार लिखो, माने युद्ध के प्रकार। नया क्वेश्चन है भैया, याद कर लेना अच्छे से। शीत युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, हिंसात्मक युद्ध, राजनीतिक युद्ध, 3 ही लिखना। 53 भारत की आजादी के बाद से आज तक उन युद्धों और वर्षों के नाम बताइए जिनमें भारत पाक युद्ध लड़े गए हैं, 3 नंबर का। तो 1947-48 कश्मीर युद्ध, 1965 कश्मीर युद्ध, 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध,
1999 कारगिल युद्ध, पूरा लिखेंगे चारों। नेक्स्ट, मोस्ट वीवीआई, फिल इन द ब्लैंक्स। पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई तो 1761 में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ? 1939 में। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? सैम मानेकशॉ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट, सेना की कुल कितनी कमांड है और प्रशिक्षण कमांड किस जगह में स्थित है? तो 7 कमांड है, प्रशिक्षण कमांड शिमला में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। शब्दभेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? मोहम्मद गौरी को। 188 सही गलत लिखें, ट्रू फॉल्स। द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार वायुयानों का प्रयोग हुआ, गलत। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया, सही। कारगिल युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया, गलत। शिवाजी ने हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों को मात दी, गलत। अब आगे एमसीक्यू मिलिट्री हिस्ट्री का। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सी होगा। 190, भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया? बाबर के द्वारा, ये होगा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद समझौते पर, सी होगा। 192, एलओसी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, बी होगा। पीओके का फुल फॉर्म पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है, डी होगा, ठीक है, ये नहीं, डी पूरा याद रखना है स्पेलिंग। 194, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? अयूब खान था, बी होगा। 195, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान किस चिन्ह ने ले लिया? अशोक चिन्ह ने, डी होगा, लॉन्ग आंसर। 196, पाकिस्तान के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगती है लिखे, माने भारत की किन राज्यों की बॉर्डर पाकिस्तान से लगा? तो इसको पंगु राज से शॉर्ट में याद रखते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये ट्रिक है। 197, किन्हीं 3 परमवीर चक्र विजेताओं का नाम लिखिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, अल्बर्ट टेक्का, बहुत सारे 21 लोगों को मिला, कोई 3 पूछा 3 ही लिखेंगे। 198, अकबर के दरबार में रहने वाले 5 नवरत्नों के नाम लिखिए, 10 नंबर का है। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसी, अब्दुल रहीम, खाने खाना, कोई लिख देंगे, ठीक है। 5 पूछा 5 ही लिखेंगे। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, 6 नंबर का पूछा, संचार 6 नंबर का। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का है, 3 क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर होगा 3 नंबर का। 54, उपयोग के आधार पर उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी। उपयोग के आधार पर 2 प्रकार होता है, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। 55, चैट जीपीटी और बीएआरडी निम्न प्रकार के होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी होगा। और इसका आंसर ना आप अपने पीआई सर से भी पूछ लेना, नहीं आएगा तो आंसर अकेले कोई नहीं बना पाएगा, सारे एनसीसी पेपर का। तो ना अपने कांटेक्ट में एयरफोर्स के भी हैं, तेजस्वी भैया, उन्होंने इसका आंसर बता दिया। कुछ क्वेश्चन जो नहीं आ रहे थे, 8-10 क्वेश्चन तो नए हैं, तो जस फौजी सर से पूछ लिए, तो काफ़ी लोगों का सहयोग होता है, ठीक है। और आप लोग फिर भी नहीं पढ़ते हैं। 56, ANPRC रेडियो सेट का वजन होता है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, डी। इसका वजन 6.2 kg। इसका भी आंसर आप पूछ लेना पीआई सर से, बहुत लोग नहीं बताएंगे, कोई बता पाएगा, जेसीयू साहब हो भी। तो आपको सारा कुछ अवेलेबल करा रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और शाम में 7 बजे और 8 बजे क्लास रेगुलर। नेक्स्ट, क्योंकि ना इसी मॉडल 18 वाले मॉडल पेपर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर एग्जाम तक, इस क्रैश कोर्स का। आधुनिक विश्व में संचार के विभिन्न प्रकार क्या है? 3 नंबर का, अशाब्दिक संचार, मौखिक संचार, लिखित संचार, दृश्य संचार, ईमेल, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो चैट। 3 नंबर का, कोई 3 लिख देंगे। इसके मोस्ट वीवीआई, संचार किसे कहते हैं? तो संचार वह प्रक्रिया है जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान बोलने, लिखने एवं संकेत प्रणाली या सामान्य व्यवहार के द्वारा करते हैं, संचार कहलाता है। संचार के प्रकार क्या है, नाम बताएं। तो अब भैया संचार 3 प्रकार हो गया, पहले 2 प्रकार था, रेडियो कम्युनिकेशन और लाइन कम्युनिकेशन, एक बढ़ गया और तीसरा रनर, तो तीनों याद रखना, ठीक है। 2 सब 1। संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं?
तो संचार प्रक्रिया के मुख्य 4 तत्व होते हैं: संचार स्रोत, संदेश, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? कोड साइन। आरटी प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है? रेडियो टेलीफोनी। कंप्यूटर एक कैसा यंत्र है? इलेक्ट्रॉनिक। रेडियो संचार 2 प्रकार से किया जाता है, खाली स्थान और खाली स्थान। तो नेट रेडियो और रेडियो रिले। सही गलत। HF रेंज का इस्तेमाल 60 हर्ट्ज तक होता है, गलत। संचार की 2 विधि है, गलत, क्योंकि अब 3 हो गया। सभी रेडियो संचार सुरक्षित होता है, यह भी गलत। MCQ क्वेश्चन, सेल फोन जिसे हम किस फोन के नाम से भी जानते हैं? तो सेल फोन को हम लोग दूसरा मोबाइल फोन भी कहते हैं, ये होगा। 205, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है? टेलीफोन बहुत पुराना, डी होगा। 206, आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत BASS बास में बी का क्या अर्थ है? ब्रेविटी होता है, बी होगा। 207, मोटोरोला सेट में और वॉकी टॉकी में कितना चैनल होता है? 16 चैनल, बी होगा। लॉन्ग आंसर, कम्युनिकेशन का, मोस्ट PBI। युद्ध क्षेत्र में संचार का महत्व क्या है? तो कमांडरों और सीमा पर तैनात सैन्य बलों के बीच संवाद करना, शत्रु के सैन्य बलों की गतिविधियों की जानकारी देना, युद्ध की गतिविधियों में बदलाव के संकेत देना, दुर्गम क्षेत्रों और बर्फीले स्थानों पर विशेष आदेश देना, शत्रु के विषय में सही गलत सूचनाएं प्राप्त करना, सैनिकों को आगे की गतिविधियों के लिए तैयार करना, युद्ध क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना और राशन की आपूर्ति, घायलों एवं शहीद हुए सैनिकों के विषय में सूचनाएं देना। 5 नंबर का तो 5 ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 209, निम्नलिखित को रेडियो टेलीफोनिक भाषा में लिखो या फिर फोनेटिक लैंग्वेज बोलेगा, 2 तरह से। G का गोल्फ, F का फॉक्सट्रोट, R का रोमियो होता है, W का व्हिस्की, D का डेल्टा। 210, रेडियो टेलीफोनी का सिद्धांत लिखो 2 नंबर का। तो इसे BASS बास से याद रखते हैं। B फॉर ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता, A फॉर एक्यूरेसी यानी सटीकता, S फॉर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, S फॉर स्पीड यानी गति। आप कोशिश करेंगे ये सब ना इंग्लिश में ही लिखें, हिंदी में नहीं, तो इंग्लिश में लोग चेक करते गलत काट देंगे हिंदी में। नेक्स्ट, 211, संचार गैप के कारण क्या है? 3 नंबर का, माने रीजन ऑफ कम्युनिकेशन गैप। तो असामान्य गति, खराब आवर्तन, अस्पष्ट आवाज, ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, पिच सही नहीं होना, वॉल्यूम सही नहीं होना, लाइजन सही नहीं होना, ओरिजिनेटर, मीडियम और रिसीवर के बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं होना। 3 नंबर का कोई 3 लिखेंगे, मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, किन्हीं 3 रेडियो सेट के नाम लिखो। मोटोरोला रेडियो सेट, GPS, स्टार टेलीफोन, RT सेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आवान। ये सारे रेडियो सेट है, कोई 3 लिख देंगे। 5 का पूछे 5। तो इस मॉडल पेपर में क्रैश कोर्स में टोटल इतने क्वेश्चन थे। 18 वाला मैंने सारे बता दिए। जिनको PDF लेना है, PDF में आपको सारा डाटा मिलेगा एकदम फ्रेश, और बाकी पहले के भी 20 मॉडल पेपर मिलेंगे आंसर के साथ। आपको 7 प्रैक्टिस सेट दूंगा, ओरिजिनल मॉडल पेपर, और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। जिनको पेड कोर्स PDF लेना होगा कि भैया आप प्रिंट करा के पढ़ना चाहते हैं, तो प्राइस ने भी मिनिमम कर दिया। पहले 250 था, अब इसको 150 कर दिया गया, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है। तो इस नंबर पे अपना नेम, बटालियन नेम, किस सर्टिफिकेट की PDF किस लैंग्वेज में लेनी है लिख के भेज देंगे। फिर पेमेंट के बाद आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही। और जो लोग वीडियो से पढ़ेंगे, क्योंकि सारा कुछ फ्री में वीडियो में अवेलेबल है, आप लोग एक दिन में 2 बार कम से कम रट्टा मार लेना। 6 दिन है, कम से कम 12 बार। और सभी लोग कमेंट करेंगे जानकारी कैसी लगी, और जिनके पास मॉडल पेपर 18 वाला है ओरिजिनल, कमेंट करना कि क्या मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर बताए कि नहीं। जितना येलो से था वो 18 वाले हैं कि नहीं, जो इस कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो सारे 18 वाले हैं, ठीक है। और 3 मार्च को जो होगा इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन होंगे इस क्रैश कोर्स से। एक और मैं क्रैश कोर्स अपलोड करूंगा, जैसे 17 को मैंने बता दिए थे क्रैश कोर्स में गेस पेपर, ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी में से थे, तो एक मैं और अपलोड करूंगा, ठीक है। मतलब 2-3 दिन में अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपने अपने NCC ग्रुप में शेयर करेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स को, तब शेयर नहीं करोगे फिर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सब तक पहुंच जाना चाहिए ताकि सभी लोग अच्छे से याद कर ले। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, और ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन था 18 को भी, 3 को भी सेम होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे शाम में 7 बजे लाइव क्लास में और 8 बजे लाइव क्लास में, ठीक है। इसी क्रैश कोर्स को पूरा करेंगे रोज लाइव क्लास में। तो सभी को थैंक्स, लव यू। आप लोग अच्छे से मेहनत करें, और अपने जूनियर्स को, जो स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले हैं और सेकंड ईयर वाले, जरूर आप बता देंगे
कि सब लोग अच्छे से अभी से क्लास करें रेगुलर। 7 बजे क्लास ना पूरे टाइम चलता है, पूरे ईयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट क्रैश कोर्स चाहिए और तो आप सबको शेयर कर देना और इसको एक दिन में 2 बार जरूर पढ़ना। कमेंट करके बताना कमेंट में कि सर नेक्स्ट क्रैश कोर्स भी जल्दी से अपलोड कर दो, क्योंकि नहीं तो फिर एक दिन पहले बताऊंगा, अच्छे से याद आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप जिनको पीडीएफ लेना है यहाँ मैसेज कर लेंगे, बेस्ट डाटा है, ये ग्रेड कंफर्म आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।